अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड काम स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास के अंदर हमने थोड़ा काम किया था, सिर्फ एक ही सवाल किए थे, उसके दो पार्ट से वो आपने कर लिए होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इसके भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट आपके पास पार्ट जो इसमें कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कर्व। आपको दो कर्व्स गिवन है यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में ये आपके पास दो कर्व्स गिवन है। कर्व्स को पहचानने का तरीका ये होता है कि आपने उन दोनों कर्व्स में पावर देखनी है। अगर पावर आपके पास स्क्वायर है तो इसका मतलब आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो किसी कर्व की है। तो कर्व के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। तो अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ, ऑल्दो यहाँ पर मैंने डायग्राम नहीं बनाई, यहाँ मैं इसको रफली बता रहा हूँ। एक कर्व ये है, दूसरा कर्व फॉर एग्जांपल ये है। तो आपसे कहा है कि ये एंगल बताएं कि ये एंगल क्या होगा। अब एंगल को आपने निकालने का फॉर्मूला पीछे चैप्टर 2 में सीखा था, वही फॉर्मूला आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये सवाल होगा कैसे हल, इसके ऊपर आते हैं। पहले सवाल आपके पास ये गिवन है, आपको एंगल निकालना है। पिछले सवालात के अंदर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी थी, अब यहाँ पर इस सवाल में आपको एंगल निकालना है। ये चैप्टर तब तक आप नहीं पढ़ सकते जब तक आपके चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो आगे फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपसे क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक कर्व है, दूसरा x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 ये दूसरा कर्व है। आपने सोल्यूशन की ब्लू मार्कर सेटिंग डालनी है, फिर उसके बाद आपने सोल्यूशन के बाद ही सारा काम करवाया है। आप कहेंगे सिंस आपको ये दो कर्व्स गिवन है, एक को इक्वेशन 1 दूसरे को इक्वेशन 2 कहते हैं। अब उसके बाद आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे। कंपेयर क्यों करवाएंगे? जब मेरे पास दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो आप इस एंगल को इस तरीके से निकाल सकते हैं कि एक टेंजेंट जो इधर से पास हो रहा है और दूसरा टेंजेंट जो इस तरीके से पास हो रहा है। तो ये एंगल इन दोनों टेंजेंट के दरमियान थीटा होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम होंगे दोनों कर्व के। या आपको इक्वेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पीछे आप फर्स्ट के अंदर भी सीख चुके हैं और वैसे भी आपको ये बातें हम करवाते समझाते रहते हैं। क्या आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, अगर मुझे एक्स और वाई का आंसर चाहिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों कर्व के कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो यहाँ पर आपके पास इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस होल वैल्यू। ये वाई स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो वहां पर प्लस है, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करें आपके पास वाई स्क्वायर, तो आपके वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पर अब मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। अब अगर कभी कहीं मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही होगी तो फिर आप वहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बड़ा ज्यादातर केसेस में मिडिल टर्म ब्रेक हो रही होती है। इधर अगर मिडिल टर्म ब्रेक होगी माइनस 3y को माइनस 2y और माइनस y में ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करना अब आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों के पास y कॉमन है, इधर से y कॉमन लिया, इधर -1 कॉमन लेंगे ताकि आपके पास दोनों तरफ y -2 कॉमन आ जाए। तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, y-2 और y-1। अब ये काम 9 क्लास के अंदर, मैट्रिक क्लास के अंदर ज्यादातर करवाया जाता है। 9 क्लास के अंदर आपने ये सीखा हुआ है, तो जाहिर है आपके पास ये जितना भी काम है ये मैं डिटेल में बताऊंगा। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होती है सब आपको आना चाहिए। अब दो फैक्टर्स हैं, आइदर y-2 इक्वल टू 0 और y-1 इक्वल टू 0। तो y का आंसर एक आ गया y इज इक्वल टू 2, दूसरा y का आंसर आ गया y इज इक्वल टू 1। अब इन दो आंसर्स डिफरेंट y के आंसर में डिफरेंट पॉइंट x के भी आएंगे। अब कर्व है, फॉर एग्जांपल ये कर्व इस तरीके से भी तो इंटरसेक्ट कर सकता था, तो आपके पास इस वजह से दो पॉइंट्स यहाँ पर आए। कभी भी दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे आंसर हमेशा दो ही आ रहे होंगे, कभी भी एक नहीं आएगा। एक उस सूरत में आएगा जब आपके पास सिर्फ एक दफा इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बहरहाल कंडीशन डिफरेंट है, जहाँ कंडीशन जिस लिहाज से होगी उस लिहाज से सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर y के दो आंसर हैं, तो आपने किसी भी एक इक्वेशन 1 में या 2 में, आपकी मर्जी है जिसमें पुट करें, y का आंसर दोनों में किसी में भी पुट करने पर सेम ही आएगा। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, आपको दिल चाहता है आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2, तो आपके पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, y की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर 4। एक कोऑर्डिनेट आ गया 4,2। दूसरा कोऑर्डिनेट आपके y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो आपके पास दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 1,1। अब ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ गया। अब इन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आप लेट करेंगे हेयर a एंड b। मैंने 1,1 को a लेट कर लिया, b को 4,2 लेट कर लिया। तो अब आपके पास यहाँ पर a और b पॉइंट अलग अलग पुट किए जाएंगे। मैं पहले a पॉइंट सॉल्व करवाऊंगा, b पॉइंट फिर आपका होमवर्क होगा वो आप करेंगे, या क्लास में करवा दूंगा, डिस्कस रफली कर लेंगे। तो बहरहाल a पॉइंट को भी आपने यूज करना है।
आप क्या करेंगे, अब इनके स्लोप निकालेंगे, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पीछे चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है एंगल निकालने का, वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, उसमें स्लोप की रिक्वायरमेंट। तो इक्वेशन 1 को पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, अब क्योंकि x इज इक्वल टू है, मुझे dy अपॉन dx चाहिए, मैं विद रिस्पेक्ट टू y अगर करूंगा तो dx अपॉन dy मिलेगा। बहरहाल यहाँ मैं विद रिस्पेक्ट टू y ही डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, dx अपॉन dy ही लेके आ रहा हूँ टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो आपने dx अपॉन dy, क्योंकि इस इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dy विल बी इक्वल टू 2y। अब आप क्या करें, इसको रेसिप्रोकल कर दें, उलट दें वैल्यू को, तो आपके पास dx अपॉन dy उलटने पर dy अपॉन dx हो जाएगा। तो यहाँ पर 2y है, ये उलटने पर 1 अपॉन 2y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास dy अपॉन dx वैल्यू आ गई। बजाय इसके मैं इसको डिफरेंशिएट करता विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आगे से सॉल्व करता, वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, करने का दिल चाहता है वैसे कर लें, लेकिन ये ज्यादा आसान है, इस तरीके से कर लें। तो आपके पास ये आ गई इक्वेशन ए, क्योंकि इसको आगे भी इस्तेमाल करना है इसलिए इसको इक्वेशन ए का नाम दिया। अब ये जो एक पॉइंट आपने ए निकाला था, इसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, इस पॉइंट पे एंगल निकालना है, फिर इसके बाद हम बी पॉइंट को पुट करके उस पे एंगल निकालेंगे। तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट ए पे पुट किया, पॉइंट ए पे पुट करने पर आपके पास जहां पर एक्स और वाई की वैल्यू है उधर 1,1 पुट कर दें, पहले यहाँ से वाई है तो आपके पास वाई की वैल्यू पुट होगी 1, तो 1/2 इंटू 1/2, ये आपके पास स्लोप आ गया, इसको आपने m1 का नाम दे दिया। ये जो m1 है स्लोप, इसको आप कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व। ये फर्स्ट कर्व का स्लोप आया है, फर्स्ट कर्व के आपके पास जो टेंजेंट है उसको आपने निकाला है। अब स्लोप निकालेंगे सेकंड कर्व पे जो लाइन टेंजेंट है उसके लिए, तो अपनी इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करें, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे ताकि ये जो पूरी y की वैल्यू है वो सॉल्व हो जाए। तो dx अपॉन dy विल बी इक्वल टू 4y माइनस 3 प्लस 0 0 मेंशन नहीं कर रहे, तो आपके पास dx अपॉन dy विल बी इक्वल टू 4y माइनस 3, उलट दें, रेसिप्रोकल ले लें, तो आपके पास dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4y माइनस 3। क्योंकि अभी हम पॉइंट ए के लिए सारा काम कर रहे हैं, पॉइंट ए पे टेंजेंट्स निकालेंगे, उनके स्लोप, और उन स्लोप के थ्रू हम एंगल निकालेंगे। फिर सेम ये काम, सेम प्रोसीजर पॉइंट बी के लिए भी होगा। बहरहाल आपने एट पॉइंट ए dy अपॉन dx 1,1 पुट करना है, तो x और y की जगह 1 और 1 पुट करें, यहाँ y है तो y की जगह 1, 4 माइनस 3 आपके पास 1 होता है, तो 1/1, m2 की वैल्यू 1 ही आएगी। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा है वेयर m2 इज इक्वल टू, वहां पर मेंशन किया, यहाँ पर आप पुट कर दें, इतनी जगह नहीं थी ना मुझे याद था। तो ये जो काम यहाँ पर किया हुआ है, वेयर m1 इज इक्वल टू, जिस तरह लिखा है आपने यहाँ पर खुद लिखना है, वेयर m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सेकंड कर्व। ऑल्दो ये बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि हम सेकंड कर्व के m2 निकाल लें, लेकिन यहाँ पर m2 क्या है वो बताना है। तो बहरहाल इसके आगे आपने ये करना है, एंगल बिटवीन बोथ कर्व्स क्या है आपने निकालना है। तो एंगल बिटवीन बोथ कर्व्स निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, और वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज प्लस माइनस m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पास जो एंगल है इट इज फ्रॉम फर्स्ट कर्व टू सेकंड कर्व या फ्रॉम सेकंड कर्व टू फर्स्ट कर्व। तो इसके दो आंसर एक्सपेक्टेड है, किताब में ऑल दो एक ही आंसर लिखा है, लेकिन आप दो आंसर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है एग्जैक्टली कि आपके पास एंगल फ्रॉम फर्स्ट कर्व टू सेकंड कर्व निकाला जा रहा है। बहरहाल यहाँ तो जल्दी से नोट करें, फिर से आगे आगे काम करवा रहा हूँ। चलें अब आ जाएं आगे, आपके पास वहां तक काम मैंने करवा दिया था। आपके पास जो एंगल बिटवीन बोथ कर्व का फॉर्मूला है, अब इस पे आप m1 और m2 की वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास m1 1/2 था, m2 1 था, m1 और m2 आपके पास इस तरीके से पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर आपका एलसीएम लिया जाएगा 1 माइनस 2/2, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, तो आपके पास ये सारा सिंप्लीफाई करने के बाद tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/3। पूरे डिटेल कैलकुलेशन की भी है, जाहिर है आप सेकंड ईयर में आ चुके हैं, आपको ये सारा काम करना आना चाहिए। इसके ऊपर मैं नहीं बता रहा कि किस तरह से एक एक स्टेप किया है, तो सिंपल आपके पास ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद tan थीटा प्लस माइनस इंटू -1/3 ये वैल्यू आ गई। क्योंकि आपसे एंगल पूछा है, थीटा पूछा है, तो आप कहेंगे आइदर tan थीटा प्लस इंटू -1/3 -1/3 है, माइनस इंटू -1/3 प्लस 1/3 होगा। तो आपके पास आइदर और दो वैल्यूज आ रही हैं, तो थीटा इज इक्वल टू tan की वैल्यू उधर भेजेंगे तो tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1/3, और दूसरा आंसर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3। ये दो आंसर आपके पास है, किताब में एक आंसर है, लेकिन आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि आपको नहीं पता एंगल फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड कर्व है या सेकंड टू फर्स्ट कर्व है। ये जो प्लस माइनस के साइन है, इसी को डिक्टेट करते हैं कि एंगल आपके पास आइदर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है।
क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता, इस वजह से हम ये दोनों आंसर्स देंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पर आपने ए पॉइंट को पुट करके सॉल्व किया, उसी तरीके से पॉइंट बी को पुट करके अब आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको मैंने पूरा सॉल्व करके दे दिया है, इसको जल्दी से देखना है। आपके पास फ्रॉम इक्वेजन ए आपने पीछे दायरे निकाली थी, अब दोबारा सॉल्व तो करेंगे नहीं। उसमें आपने बी पॉइंट अप किया, स्लोप आपके पास 1/4 आ गया। फिर उसी इक्वेशन बी में आपने बी पॉइंट, अब जो दूसरी आपके पास ए थी, ए से 1/4 आ गया। अब इक्वेशन बी से आप वैल्यू पुट करेंगे पॉइंट बी की, तो आपके पास m2 स्लोप आ जाएगा 1/5। अब बार बार m1 और m2 मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि इक्वेशन ए से स्लोप टू ऑफ फर्स्ट कर्व आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व, और पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन बी आपके पास यहाँ पर जो स्लोप आएगा इट विल बी ऑफ टेंजेंट टू सेकंड कर्व। बहरहाल आपके पास m1 1/4, m2 1/5, ये आ गई वैल्यूज। अब उसी तरीके से जिस तरह यहाँ पर काम किया, एंगल बिटवीन बोथ का फॉर्मूला वही है, मैंने सिर्फ डिफरेंस डिस्टिंग्विश करने के लिए उधर m1 m2 था, इसको m1 प्राइम, इसको m2 प्राइम, यानी कि m1 डैश m2 डैश कह दिया। बहरहाल आपके पास यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई जैसे वो किया वैसे यही सिंप्लीफाई होगा, और फिर आपके पास ये जो चीज कैंसिल हो रही है, कैंसिल होने के बाद आंसर 1/21 आ जाएगा tan थीटा का प्लस माइनस के साथ। अब प्लस माइनस के साथ आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू है, आइदर tan थीटा इज इक्वल टू प्लस 1/21 और tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/21। थीटा चाहिए, tan इनवर्स उधर बन जाएगा, tan थीटा उधर जाके tan इनवर्स में कन्वर्ट होगा, थीटा के दो आंसर्स और आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व होगा। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट अलग है, तो ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपके पास वो होमवर्क है, तो ज़ाहिर क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा, वो आपने घर पे ट्राई करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑल दो पिछले जो सवाल किए वैसे ही सिंपल सा है, सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट है आपके पास यहाँ पर। नया तो खैर नहीं, पुराना ही है, आपके चैप्टर 2 वाले ही अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है प्रूव दैट द कर्व गिवन, ये दो कर्व्स गिवन है, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट द पॉइंट ये जो गिवन है, यानी कि दो कर्व अगर मेरे पास है वो दोनों एक दूसरे को राइट एंगल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री है, तो बताएं कि आपके पास दोनों जो पॉइंट गिवन है क्या उस पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कोई और पॉइंट। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो हमारे पास सवाल में सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्क, उसके बाद से ये काम करेंगे। जो कर्व गिवन है उसको इक्वेशन 1 और दूसरे को इक्वेशन 2 कहते हैं। यहाँ जो गिवन था कर्व वो -24 इक्वल टू 0 था, मैंने -24 को उधर बेच के इज इक्वल टू को वहां पर 24 कर दिया, यानी कि आपके पास ये मैंने चेंज किया है, सवाल में ये चीज 24 इधर थी और उसकी जगह 0 था। तो बहरहाल आप भी इसी तरीके से करेंगे, इक्वेशन और इक्वेशन 2 नाम देने के बाद अब दोनों इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि इससे की वजह से, डिफ्रेंशिएट करने की वजह से आपको स्लोप मिलता है। तो मेरे पास इक्वेशन 1 को पहले डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास 3x स्क्वायर 6x में कन्वर्ट होगा, y स्क्वायर 2y dy अपॉन dx में कन्वर्ट होगा, 12 का डिफरेंशियल लेंगे तो वो 0 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास dy अपॉन dx 6x अपॉन 2y यानी कि 3x अपॉन y इसमें कन्वर्ट हो गया, ज़ाहिर है 2 और 6 एक ही टेबल में आते, इस तरीके से आपके पास ये 3x अपॉन y इसमें कन्वर्ट हो गया। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपको गिवन है, तो आप कहेंगे ऑल्सो गिवन दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a x1 y1 √6 ये गिवन है। आपने इस पॉइंट को पुट किया इक्वेशन ये a के अंदर, तो इक्वेशन a में आप पुट करेंगे x और y की जगह √6 पुट करेंगे, ये आपस में सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे आंसर आपके पास 3 आएगा। तो m1 आपके पास 3 आ गया, वेयर m1 इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व। आपने m1 के बारे में बता दिया। अब सिमिलरली इक्वेशन 2 को आप उसी तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर 2x में कन्वर्ट होगा, अगर 3y स्क्वायर 6y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करना अब तक आना चाहिए, चैप्टर 4 और 5 आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर 2x है, उधर जाके -2x में कन्वर्ट होगा, 6y उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये आप इसको यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, या आप आगे कर लें। बहरहाल आपके पास dy अपॉन डी एक्स -2x अपॉन 6y यानी कि -x अपॉन 3y है। पॉइंट आप पीछे बता चुके हैं।
उस पॉइंट पे आपके पास जो स्लोप आएगा दैट विल बी m2 और उसकी वैल्यू आ रही है -1/3। तो m2 आपके पास स्लोप आ गया -1/3। अब आप इसको पुट करेंगे तो बाद में करेंगे, पहले बताएंगे कि m2 क्या है। वेयर m2 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सेकंड कर्व। अब m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। प्रूव करना है कि दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री पे आपके पास इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास ये ए गिवन है जो हमने अज्यूम किया है ए। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको गिवन है, इस पॉइंट पे आपने वायरस स्लोप की वैल्यूज निकाली है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कंडीशन। परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है, m1 इंटू m2 बराबर है -1। ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है, चैप्टर 2 और 3 दोनों में इस्तेमाल हुआ था। तो अब आपके पास यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल करें, -1 विल बी इक्वल टू -1, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जब आपके पास वैल्यू प्रूव हो गई तो अब जो आपने पूरी कैलकुलेशन की है समझ ये आपने दुरुस्त की है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, हेंस यहाँ पर आपके पास जो सवाल गिवन है ये आपका प्रूव हो जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3 है। चले हम आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है फाइंड द कंडीशन, वो कंडीशन बताएं सच दैट द कोनिक्स गिवन शुड कट द, दूसरा एक कोनिक है उसको ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली हम कहते हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर। जिस तरह पिछला सवाल 3 आपने किया उसमें राइट एंगल पे कर्व एक दूसरे को कट कर रहे थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वही सेम सवाल है, सेम वही कंडीशन है, बस वर्डिंग डिफरेंट है। ऑर्थोगोनली का मतलब होता है बोथ कर्व्स आर कटिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे अगर ये कट कर रहे हैं तो आपके पास, अब क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी एज अ कांस्टेंट हम डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास सवाल के अंदर दो कर्व्स गिवन है, इसको आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह देंगे। आपके दो कर्व्स जो गिवन है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आपने कहा अब इनमें एक्स और वाई को सॉल्व करना है। तो बचपन में कभी किसी जमाने में आपने एलिमिनेशन मेथड सीखा था, तो एलिमिनेशन मेथड आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है, अगर मुझे एक्स को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा ए डैश से, ए डैश बोले या ए प्राइम बोले आपके ऊपर है, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा ए से, ताकि मेरे पास एक्स की वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेम हो जाए। ये पूरी इक्वेशन, इक्वेशन 1 जब ए डैश से मल्टीप्लाई होगी तो ए डैश इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए डैश डी वाई स्क्वायर इंटू ए डैश, इसी तरीके से इक्वेशन 2 भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद, तो x की टर्म सेम होने की वजह से हैविंग अपोजिट साइन कैंसिल होगी। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है उसको रीअरेंज कर लें, पहले ये प्लस वाली फिर ये माइनस वाली वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज में से वाई स्क्वायर कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है आपके पास ब्रैकेट के अंदर ए डैश बी माइनस ए बी डैश, ये बच गया, इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए। अब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू उधर भेज के डिवाइड करते हैं, तो आपके पास डिवाइड करने के बाद अब आपके ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है। वाई स्क्वायर नहीं चाहिए आपको, वाई चाहिए, ऑल्दो आगे हम वाई स्क्वायर यूज कर रहे होंगे लेकिन हमें फिलहाल यहाँ पर वाई की वैल्यू चाहिए। अब y की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगी, जाहिर स्क्वायर उधर शिफ्ट करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट जो भी वैल्यू है राइट साइड पे वो लिख दी जाएगी। तो y का आंसर आ गया, वही y की वैल्यू या y स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दें अपनी इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में। मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया क्योंकि यहाँ पर y स्क्वायर है, तो मैं ये y स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा। अगर आप इसमें y की वैल्यू भी पुट करते तो स्क्वायर अप्लाई होकर रूट और स्क्वायर कैंसिल होते, प्लस माइनस कन्वर्ट हो जाता प्लस साइन के अंदर। बहरहाल आपके पास यहाँ पर पुट करने पर इसको उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगी पूरी वैल्यू। सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ए डैश बी माइनस ए डैश बी कैंसिल आउट होगा, ए बी माइनस ए बी डैश, ये आपके पास न्यूमरेटर आ गया। अब न्यूमरेटर में ए कॉमन है, इधर ए मल्टीप्लाई होगा उधर भेज के डिवाइड में जाएगा, तो ए से ए कैंसिल, पीछे आपके पास एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह एक्स स्क्वायर आया, स्क्वायर उधर भेजे, प्लस माइनस अंडर रूट ये वैल्यू एक्स की आ गई। अब एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, ऑल्दो अभी तक हमने काम शुरू नहीं किया, अभी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है कि दो कर्व्स हैं, दोनों ऑर्थोगोनली अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं, तो दोनों कर्व्स आपके उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो आपने यहाँ पर निकाला है। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के बाद जो आपने पिछले सवाल में काम किया वही काम आपने यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर आधा काम मैं करवा चुका हूँ, बाकी फिर मैं इसके बाद मिटा के दोबारा करवा दूंगा, वो आप लोग वैसे करेंगे। तो बहरहाल आपने यहाँ पर जब वैल्यू पुट कर दी, एक्स और वाई आपके पास आ गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने कहा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, एक्स और वाई को हम कह रहे हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, क्योंकि आगे हम एक्स वाई की जगह एक्स नॉट और वाई नॉट पुट करेंगे, पॉइंट भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब स्लोप हमें निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व।
तो आपके पास डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन 1 आपके सवाल में गिवन है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कन्वर्ट होगा 2x, सिमिलरली वाई स्क्वायर 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, शिफ्ट करें इस वैल्यू को उधर, आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा -2ax डिवाइड बाई 2by, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एट पॉइंट P, ये वाला पॉइंट, अब क्योंकि जगह आपके पास इतनी है नहीं, आगे चल के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी फिलहाल x और y की जगह x0 और y0 हम पुट करेंगे। तो मेरे पास ये वैल्यू इस पॉइंट पे स्लोप की है। स्लोप ये कौन सा है, इसको आपने m1 का नाम दिया। m1 की वैल्यू आ रही है -a(x0 अपॉन b(y0), वेयर m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व। जिस तरीके से आपने ये स्लोप निकाला, उसी तरीके से आप स्लोप निकालेंगे डिफरेंशिएट करके इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 आपके पास ये गिवन है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास m2 आ जाएगा। फिर m2 जब आएगा तो जिस तरह पिछले सवाल में काम किया, वही काम आपने इसके आगे भी करना है। तो इसके आगे वाला काम मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में करवाया सेम एज इट इज यहाँ पर भी होगा। तो बहरहाल इसके आगे काम आपका होमवर्क है, वो आप इसको जल्दी से नोट कर लें। बाकी काम बिल्कुल सेम है जैसे पिछला क्वेश्चन आपने किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन। दो पार्ट्स हैं, मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, ऑल्दो सेकंड पार्ट करवा दिया, लेकिन वो फिर हम स्पीड में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको पॉइंट गिवन है और इक्वेशन गिवन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। आपके पास क्या है कि आपको लेंथ मालूम करनी है। यहाँ पर सर्कल भी कर्व ही होता है। इसमें आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं। मेरे पास अगर ये एक सर्कल फॉर एग्जांपल है और टेंजेंट आपके पास इस तरीके से ड्रॉ हुआ है। अब अगर एक पॉइंट यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन आपके पास है, इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, वो जो लेंथ होगी, उसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपके पास यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है, उसमें एक पॉइंट गिवन है और एक कर्व यानी सर्कल की इक्वेशन गिवन है। अब आपके पास यहाँ जो डाटा गिवन है, उसको आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है। सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे। तो उसके आगे से आप लेट करेंगे p(x0 y0), ये आपको पॉइंट गिवन है -4,6। इसके बाद आप कहेंगे एंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन है। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो आपके पास 2x² + 2y² - 3 = 0। आप डिवाइड बोथ साइड बाय 2 कर दें, क्योंकि x और y² वाली टर्म्स हमें सिंपल कोफिशिएंट 1 के साथ चाहिए। तो मैंने बोथ साइड 2 से डिवाइड किया, तो x² + y² - 3/2 = 0 आ गया। अब यहाँ पर मुझे वैसे देख के तो नजर आ रहा है कि ये आपके पास कुछ हद तक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, लेकिन क्योंकि मुझे जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल के कंपैरिजन में चाहिए, ताकि मैं जी, एफ और सी ये तीनों निकाल लूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको अरेंज करूंगा इस लिहाज से। जैसे यहाँ की x² + y² + 2gx, जी की वैल्यू 0 अगर रखूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, x की टर्म यहाँ पर है नहीं, +2fy, f की वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ पर f की यानी y का कोई भी आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं है, y इटसेल्फ है ही नहीं, y² अलग है, y अलग है, -3/2 आपके पास प्लस 3/2 माइनस होगा ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 0। आपने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया इस इक्वेशन में, जर्नल फॉर्म की जो आपकी सर्कल है उसके इक्वेशन में। तो आपके पास यहाँ पर जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल की फॉर्म में अरेंज किया। अब आप कंपेयर करवाएंगे इसको विद जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आपका x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ पर g और f आपने 0 दायरे यहाँ पे पुट किया है। आप ऊपर वाली इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे, वापस ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने कंक्लूड किया कि g की वैल्यू 0 है, f की वैल्यू भी 0 है, c की वैल्यू -3/2 है। अब उसके बाद आप यहाँ पर हवाला देंगे और आपने यहाँ पर अब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की हेडिंग डालेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपकी जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल है अंडर रूट में उसको लिख दें। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर है √x0। x0 क्या है, वो पॉइंट जो आपको गिवन है, पॉइंट जिसके आपने टेंजेंट के ऊपर जो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए निकालना है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपने पुट करना है। तो x² बोले या x0 बोले, जो यहाँ पर आपने सपोज किया वो आपको बोलना पड़ेगा। तो x02 + y02 + 2gx0 + 2fy0 + c, ये आपके पास अंडर रूट में वैल्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाती है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए अब आप इसको सॉल्व कर लें। x0 y0 की जगह पुट कर दें -4 और 6,
जी और एफ 0 0 है, बाकी वैल्यू पुट करेंगे वो भी 0 जाएगा। सी की जगह -3/2 सिंप्लीफाई करें, अगर एलसीएम लेने के बाद √101 डिवाइड बाई 2 यानी कि √50.5। आपका आंसर फाइनल आ गया लेंथ इज इक्वल टू 7.1 यूनिट्स। ये आपके पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। इतना सा काम आपके पास पूछा था, और ये क्योंकि एग्जाम में आए हुए भी इस तरह के सवाल, ज्यादातर एमसीक्यूज के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा, सिंप्लीफाई किया हुआ है इसको एक दफा जल्दी से गुजार लेते हैं, आप इसको फिर बाद में देख लीजिएगा। अदरवाइज जैसे वो किया वैसे ही ये है, सिंपल है। पॉइंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास गिवन है, डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स बाय 3, सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को। अब यू यहाँ पर क्योंकि जी और एफ की कोई ना कोई वैल्यू है, तो आपने इसको अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल इक्वेशन। आपके पास 7/3 2 मल्टीप्लाई बाय 7/6 हो सकता है माइनस साइन के साथ। बहरहाल ये आपने अब क्योंकि बड़े हो गए इस लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे ये छोटे छोटे काम आपको पता होने चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर ये इक्वेशन कन्वर्ट कर दी इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ जर्नल इक्वेशन। आप सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास वही इक्वेशन जो पीछे है वो आ जाएगी। तो बाय कंपेयरिंग में जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है, आप इसमें जी की वैल्यू ये है, एफ की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, कंप्यूट कर लिया। अब उसके बाद जी एफ और सी जब आ गया, दोबारा आपने हवाला दिया लेंथ ऑफ टेंजेंट का, फॉर्मूला बताया, वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर 18.3 यूनिट्स आ गया, और ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक आपके पास जितना भी काम मैंने करवाया है ये सारा सिंपल सा है, और इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3 और पिछली एक्सरसाइज 7.1 ये अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इन तमाम सवालात को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास, चले आ जाए। आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड काम स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा हुआ है कि फाइंड द बल्कि ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c विद द सर्कल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल ये होती है, इस पे एक लाइन टेंजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर छोटा सा बना रहा हूँ क्योंकि जगह इतनी है नहीं, ये एक सर्कल है, इससे जब लाइन टेंजेंट होगी तो जाहिर है एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। आपको कहा हुआ है कि ये जो लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये अगर टेंजेंट है सर्कल के इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो बताएं कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उस पे आपके पास लाइन टेंजेंट हो। अब इस तरह के सवाल क्यों हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म अगर सर्कल की गिवन हो तो हम एक उसके लिहाज से आंसर जनरेट कर लेंगे और फिर उसको हम सॉफ्टवेयर में बना के कंडीशन डाल देंगे। अब जब भी हमारे पास सेंटर चेंज होगा, जब भी हमारे पास रेडियस चेंज होगा, या जब भी हमारे पास स्लोप चेंज होगा आपके लाइन का, तो हम फौरन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी जो कैलकुलेशन अभी आज आप सीखेंगे इस सवाल के अंदर, ये ज्यादातर आप अपने सॉफ्टवेयर की मॉडलिंग करते वक्त इस तरह के सॉल्यूशन कर रहे होते हैं। अब सवाल है कि आपने ऑब्टेन करना है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कि वो जो लाइन है वो सर्कल के ऊपर अगर टेंजेंट हो रही है तो वो किस कंडीशन पे होगी। तो उसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, सबसे पहले आपने सवाल उतारना है, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक से करना है, उसके बाद ब्लू पेन से ये सारा काम करना है। आप कहेंगे सिंस द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन जो आपको है वो y इज इक्वल टू mx प्लस c है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसके अलावा आप कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, दैट इज x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास है। अब इक्वेशन 2 के अंदर आप कह रहे हैं कि a और b ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स a, b यहाँ पर हैं। अब आप इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर दें। क्यों पुट कर दें, क्योंकि आपके पास जब लाइन सर्कल को टच कर रही होगी तो वो जो टच करते हुए गुजर रही है, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जिसपे वो लाइन और सर्कल कट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास y का या x का सेम होगा, सर्कल का भी और उस लाइन का भी। तो आप y की जगह इधर अपनी इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को पुट कर दें, तो आपके पास mx प्लस c y की जगह आ गया माइनस b का होल स्क्वायर, बाकी आपकी इक्वेशन वैसे ही। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर अप्लाई होगा, दैट इज, अब क्योंकि ये फॉर्मूला आप अक्सर इस्तेमाल नहीं करते इसलिए मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। सिंपल जो a प्लस बी है माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको आपको हवाला देने की जरूरत नहीं है।
ये फॉर्मूला इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये फॉर्मूला इतना इस्तेमाल करवाया नहीं गया, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला लिख के हवाला देने के ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आपने इधर इसके आगे ही अपने रजिस्टर में प्रॉपर उतारना है, क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने नीचे लाइन में लिखा, आपने उसी के आगे इस फॉर्मूले को उतारना है। तो थोड़ा सा गैप देके आप देंगे सिंस हवाला दें इस फॉर्मूले का, तो आपके पास ये जो फॉर्मूला है इसको आप अप्लाई कर दें इस ब्रैकेट में, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पर जो x माइनस ए होल स्क्वायर वो a माइनस बी होल स्क्वायर से फिर हुआ, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जगह खत्म हो गई थी तो आप नीचे वाली लाइन में इधर प्लस का सिंबल डालेंगे, इधर भी प्लस का सिंबल डालेंगे, तो आपके पास प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहाँ पर जो c है दैट इज माइनस b, तो a b b c, c की जगह आपने माइनस b लिखा, तो सिंपल जो फॉर्मूला है वो आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये तो आपके पास स्क्वायर्स हो गए, ये तो अपनी जगह है, ये आपके पास 2mcx, यहाँ पर माइनस जाहिर प्लस माइनस माइनस 2bc और प्लस माइनस माइनस 2mbx, इस तरीके से ये आपने अपने फॉर्मूले को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर एक ये रहा, दूसरा एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ पर ये गिवन है, इधर स्क्वायर मैंने लिखा, ये वाला एक्स स्क्वायर है, तो दोनों आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, पीछे आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली अब आप एक्स वाली टर्म, आपके पास माइनस 2ax है, आपके पास प्लस 2mcx है और आपके पास माइनस 2mbx है, इधर 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, 2 कॉमन लिया इन तीनों में से, mc इधर आ गया, इसका a वेरी 2 आपने सबका कॉमन लेके बाहर एक दफा लिख दिया, माइनस a और ये माइनस एम बी, तो ये b भी यहाँ पर है, x a की दफा कॉमन लेके बाहर लिख दिया। कॉमन लेना जाहिर है आपको सिखाया हुआ है, आपको आता है, यहाँ पर कॉमन कोई लेना मुश्किल काम नहीं है। प्लस आपके पास अब जितने भी x यानी कि कांस्टेंट टर्म्स, x के अलावा जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उन सबको एक साथ लिख दें, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 2bc, इधर आपका आर स्क्वायर था, इसको लेफ्ट साइड पे लाएं, तो यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस आर स्क्वायर, इस तरीके से ये आपके पास एक ब्रैकेट आ गई जिसमें सारी कांस्टेंट टर्म्स है, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब यहाँ पर लिखवाते वक्त मैंने ख्याल नहीं किया, आप ये जो लेट करने वाला पोर्शन है ये इधर भी कर सकते हैं, लेकिन इधर भी कर सकते हैं जैसे यहाँ करवाया है, दोनों आपके पास पॉसिबल है, एक्सेप्टेबल है, तो बहरहाल इक्वेशन 3 के बात करें तो ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर आप हवाला देंगे कि आपने इक्वेशन 3 जो पुट की थी, वो इक्वेशन 3 जो आई है वो आपके इक्वेशन 1 को पुट करने पर इक्वेशन 2 पे आई है, और क्योंकि आपको गिवन कंडीशन है कि जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन 1 है इट इज टेंजेंट टू द गिवन कर्व जो कि आपकी इक्वेशन 2 है, सर्कल इटसेल्फ कर्व है, तो आपके पास गिवन कर्व जो इक्वेशन 2 है इक्वेशन 1 उसके टेंजेंट है, और उसकी वजह से आपके पास जो इक्वेशन 3 आई है इस इक्वेशन 3 के रूट्स इक्वल होंगे, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के रूट्स इस पॉइंट पे इक्वल है। अगर मैं दोबारा सर्कल ड्रॉ करूं, ये सर्कल अगर ड्रॉ किया और ये टेंजेंट पास हो रही है, जो पॉइंट है जिसपे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच होते हुए गुजर रहे हैं, रूट्स कहते हैं एक्स या वाई की वैल्यू को, तो आपके पास जाहिर है रूट्स इसके इक्वल होंगे। इधर एक्स अगर वेरिएबल है तो एक्स आपका एक्स की वैल्यू इस सर्कल की और इस लाइन की दोनों की सेम होगी, तो रूट्स आर इक्वल। तो रूट जब इक्वल हैं तो आप कहेंगे कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट होता है डी, इसको आप नेचर ऑफ रूट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी आपके पास 0 है। ये जो डी का कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर 3 आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, और अभी जो आपका सेकेंड है उसमें चैप्टर 3 में भी ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल काफी ज्यादा हुआ है। तो बहरहाल नेचर ऑफ रूट्स यानी कि अगर जब इक्वल होंगे तो डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू 0 होगी। तो लेट कर लें इस इक्वेशन 3 में ए जाहिर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है और कांस्टेंट सी है, ए बी और सी उसी तरीके से लेट कर लिए। आपने कहा कि d इज इक्वल टू 0 है, d इटसेल्फ क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac को उधर भेजे तो 4ac, ये बी स्क्वायर के बराबर होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो गया। अब यहाँ पर आपके पास एक्चुअल सोल्यूशन है, ये यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन है सारी। आपने क्या करना है, जाहिर है ये b की जगह ये जो आपने b निकाला इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और इस ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर है, इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर क्योंकि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, पीछे आप यहाँ पर हवाला एक दफा दे चुके हैं, तो जाहिर है बार बार हवाला नहीं देना, तो आपने एक दफा हवाला दिया, 2 का स्क्वायर 4
a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपके पास यहाँ पर आ गया। ये 4 अभी एज इट इज और ये बाकी वैल्यू पे भी मल्टीप्लाई एज इट इज, उसको नीचे ऐड है। ये 4 उधर जाके डिवाइड होगा तो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इधर ही कैंसिल कर रहा हूँ। ये काम आप भी कर सकते हैं क्योंकि एक स्टेप बढ़ाएंगे तो बाकी ब्रैकेट्स इतनी सारी दोबारा लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट कर लें। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आपने अप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c क्या है माइनस mb, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, पूरा उस फॉर्म में आपने भी लिखना है। और उस साइड पे जो वैल्यू है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, जिसे यहाँ पर किया, फिर m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा दोबारा उस पूरी ब्रैकेट से। अब यहाँ पर आपके पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जो जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर लें। कैंसिल आउट अभी फिलहाल यहाँ इस स्टेप में नहीं होगा, अगले स्टेप में होगा, इसको ओपन कर लें। 1 मल्टीप्लाई होगा सबसे तो ज़ाहिर वैल्यू अनचेंज रहेगी। m स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर bc और माइनस m स्क्वायर r स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। अब जो सेम है वो कैंसिल आउट कर दें। a स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ, ऑल्दो मैं उधर भेज के इस a स्क्वायर दोनों प्लस के इधर भेजता तो माइनस हो जाता, कैंसिल आउट वैसे भी हो जाते। m स्क्वायर c स्क्वायर सेम वैल्यू है, m स्क्वायर b स्क्वायर ये भी सेम वैल्यू है, माइनस 2m स्क्वायर bc माइनस 2m स्क्वायर bc सेम वैल्यू है, ये भी कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में पीछे आपके पास माइनस 2mac और प्लस 2mab, ये दो वैल्यूज रह गई। यहाँ पर आपके पास b स्क्वायर c स्क्वायर ये रह गया, माइनस 2bc माइनस r स्क्वायर ये रह गई वैल्यूज, और माइनस बल्कि प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर r स्क्वायर, ये वैल्यूज रह गई। जो वैल्यूज रह गई उनको अपनी जगह पर वैसे ही लिख दिया। अब किताब के आंसर को लाने की वजह से लेफ्ट हैंड साइड को अपनी जगह, राइट हैंड साइड को सारी शिफ्ट कर दूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब शिफ्ट करेंगे आपके पास यहाँ पर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, या माइनस m स्क्वायर r स्क्वायर इधर आके प्लस m स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली मैं c स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस होगा, फिर आपका माइनस 2bc इधर आके प्लस 2bc और यहाँ पर b स्क्वायर प्लस है इधर आके माइनस b स्क्वायर, और आपके पास ज़ाहिर ये सारी वैल्यूज अब उधर शिफ्ट हो गई। r स्क्वायर यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का होगा, ये वैल्यू अपनी जगह तो पहले प्लस वाली लिख रहा हूँ प्लस 2mab और फिर माइनस 2mac लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर जो कॉमन है उसको कॉमन ले लें, इन दोनों के पास m स्क्वायर कॉमन है, m स्क्वायर कॉमन ले तो पीछे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इन तीनों के पास माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस कॉमन लेने पर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये प्लस 2bc था तो माइनस 2bc या cb जो भी लिखें, फिर माइनस b स्क्वायर था तो माइनस कॉमन लेने पर प्लस b स्क्वायर हो गया। क्योंकि मुझे किताब का आंसर लाना है इसलिए मैंने इसको अरेंजमेंट चेंज किया, अदरवाइज आप अरेंजमेंट ना भी चेंज करें एक्सेप्टेबल है। प्लस r स्क्वायर और फिर ये आपके पास इधर आपका 2ma कॉमन था तो आपने 2ma कॉमन लिया, पीछे b माइनस c ये रह गया। तो एंड में आप इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें और फिर आपका ये फाइनल आंसर आएगा। किताब में ये आंसर है, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिखा है, अदरवाइज आप इस वैल्यू को उधर शिफ्ट करके भी आंसर ऐसे निकाल सकते थे। तो बहरहाल ये आपका फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन नंबर 6 का। चलें आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल विद सेंटर एट पॉइंट गिवन 1, -1 आपका सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन है, एंड टचिंग द स्ट्रेट लाइन 5x + 12y = 7, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है। आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, आपको एक सेंटर जो सर्कल का है वो भी गिवन है, तो ये सारा डाटा मौजूद होने के साथ अब आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल को मालूम करना है। तो यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन की हेडिंग करेगी, सवाल उतारेंगे, फिर सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, उसको अंडरलाइन करेंगे ब्लैक से, फिर आप उसके बाद आगे जिस तरह मैंने ये करवाया वैसे ही सोल्यूशन लिखेंगे जिस तरह यहाँ पर आपने किया ब्लू पेन से। लेट करेंगे सेंटर C x0, y0 1, -1 है। अभी x0 y0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमें x0 y0 अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो बहरहाल हमने ये लेट किया, सिंस गिवन दैट जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है और वो टच करते हुए जा रही है सर्कल को,
टच करते हुए जा रही है, मतलब वो टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल है, और वो स्ट्रेट लाइन ही होती है, जाहिर सी बात है। ये आपको गिवन है। इज इक्वल टू 7 था तो मैंने 7 उधर भेज के -7 इज इक्वल टू 0 करके लिख दिया। तो ये वाली इक्वेशन आपके पास, इसको आपने मॉडिफाई करके इस तरीके से लिखा। इसको आप कंपेयर करवाएंगे जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन से कंपेयर करवाने पर a, b और c की वैल्यू आ गई, दैट इज 5, 12 एंड -7। जब आपने इस तरीके से a, b और c अलग कर लिया, अब आपको रेडियस चाहिए। दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में अप्लाई करेंगे अपनी जो भी गिवन डाटा है, या आप जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल में अप्लाई करेंगे। जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए तो सेंटर आपके पास गिवन है, लेकिन सी आपके पास नहीं है। सी आपके पास आता है रेडियस से, तो हम रेडियस अगर निकाल ही रहे हैं तो क्यों ना हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए काम कर लें। तो हमें अब रेडियस निकालने, तो रेडियस आपके पास अगर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, उसमें से एक लाइन टच करते हुए गुजर रही है, आपके पास पॉइंट है और ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, और ये रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। तो आपने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का सिंपल सा ही फॉर्मूला है। तो बहरहाल रेडियस आपके पास, ये रेडियस अगर यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, ये रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द गिवन लाइन। तो क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। आपके पास यहाँ पर मॉडुलस ऑफ a x नॉट प्लस b y नॉट प्लस c होल डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला पीछे सिखाया हुआ है। वैल्यूज पुट कर दें, a की जगह 5, b की जगह 12, c की जगह -7, x नॉट और y नॉट की वैल्यू सिंप्लीफाई करें, आपके पास -14 मॉडुलस के अंदर और अंडर रूट में 169। 169 स्क्वायर रूट से बाहर आके 13 में कन्वर्ट होगा। मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो मॉडुलस का मतलब ही होता है कि उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहती है, नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाती है। तो आपके पास रेडियस आ गया 14/3, क्योंकि प्लस साइन हम मेंशन नहीं करते। ये स्टेप ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, लाजमी नहीं है इसको लिखना। अब यहां तक रेडियस आ गया। रेडियस जब आ गया तो आपने जो ऊपर सेंटर को x नॉट y नॉट लेट किया था, आप अपने सेंटर को वापस a, b लेट कर लें, क्योंकि आपका जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स a और b से रिप्रेजेंट किए गए। तो सेंटर a, b 1, -1 गिवन है। आपने हवाला दिया इक्वेशन ऑफ सर्कल क्योंकि निकालनी है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, सारा डाटा निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट करें, इसका स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर 196 और 13 का स्क्वायर 169। वहां पर आपके पास ये a की जगह 1, b की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिमिलरली a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, यहाँ ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो जाके मल्टीप्लाई होगी, रीअरेंज करें, 196 उधर भेजें, माइनस हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर ये आएगा, ये इक्वेशन। तो इस तरीके से आपके पास ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 7 था, जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब चल रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 8,5, एक पॉइंट गिवन है, टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स। एक सर्कल है 3 यूनिट्स, उसका रेडियस है और उसका सेंटर गिवन है 1,2। आपसे कहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है फ्रॉम अ पॉइंट। उधर जगह नहीं, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ये आपके पास सेंटर पॉइंट है, ये आपके पास एक टेंजेंट है और दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, दूसरा पॉइंट कहीं इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन वो बहरहाल लाइन जो टेंजेंट है उसके ऊपर पॉइंट आ रहा है। आपको बताना है कि इस टेंजेंट की लेंथ क्या है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको निकालना पीछे वाले सवालात में मैंने सिखाया हुआ है। आपके पास यहाँ पर जो डाटा है उसको पहले तो आप उतार लें तरीके से, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, फिर अंडरलाइन करना है ब्लैक से, और उसके बाद आप यहाँ पर जो काम करेंगे, लेट p x नॉट y नॉट, x नॉट y नॉट आप कहेंगे यहाँ पर 8,5 गिवन है। तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट एक गिवन है x नॉट y नॉट, जिसको आप कह रहे हैं 8,5, दूसरा आपको सेंटर गिवन है जिसको आप a, b कह रहे हैं, दैट इज 1,2, और तीसरा आपको रेडियस गिवन है 3 यूनिट। अब ये डाटा आपको गिवन है, इस डाटा को देखते हुए आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का इस्तेमाल करेंगे, हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास ज़ाहिर है, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, वैल्यूज पुट करें। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास ये एक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0।
लेकिन मुझे अपने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जी, एफ और सी की वैल्यू चाहिए। तो जी, एफ और सी की वैल्यू कैसे आएगी? इसको आप अरेंज करेंगे, इसको कंपेयर करवाएंगे विद जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको जाहिर है इसका भी फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो आपके पास बाय कंपेयरिंग विद जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल उस फॉर्मेट में आपने अपनी इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, जी कितना है -1, प्लस टू एफ वाई, एफ कितना है -2, प्लस सी आपका -4। तो यहाँ पर आपने बाय कंपेयरिंग विद जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल हवाला दिया, कंपेयर करवाया, जी की वैल्यू -1, एफ की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -4। माइनस जी माइनस एफ निकालने की वैसे जरूरत है नहीं, ये मैंने वैसे इसलिए निकाल दी ताकि आपको कंपेयर करवा के दिखा दूं कि सेंटर दोनों का सेम ही आ रहा है। अगर जर्नल इक्वेशन के टर्म में बात कर रहे हैं तो अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -g, -f होते हैं। तो बहरहाल ये इजाफी हम पीछे करते आ रहे हैं इसलिए करवा दिया, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। आगे आ जाए, फॉर द लेंथ ऑफ टेंजेंट, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ अंडर रूट, और जो जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो पूरी लिखते हैं, वही आपके पास वैल्यूज पुट होंगी जो आपको गिवन है डेटा में। पॉइंट जो गिवन है x0, y0, वो आप यहाँ पुट करेंगे। g और f आपने ऊपर निकाल लिया, -1 और -2, सी आपके पास -4 आ चुका है। सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, आंसर आपके पास इस तरीके से 7 यूनिट आएगा। पूरा सॉल्व कर दिया है, इसको बैठ के आप देखते रहें। तो बहरहाल लेंथ आपको निकालनी थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपके पास, ये फाइनल इसका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड हम एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी भी सर्कल के दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अब ये दो पॉइंट्स हैं फॉर एग्जांपल, इसको कंप्लीट टच करके गुजरे, और सर्कल को ये जिस तरह ये सर्कल है आपके पास एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन को आप कॉर्ड कहते हैं। एक होती है दूसरी लाइन जिसको हम सेकंड कहते हैं। सेकंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करते हुए गुजरे, उनके अंदर से निकल के गुजरे, लेकिन वो एक्सटेंड हो रही हो, सर्कल तक महदूद ना हो, ये सेकंड कहलाती है। लेकिन ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर तक महदूद हो और वो इनको ज्वाइन कर रही हो इन दो पॉइंट्स को, तो ऐसी लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड और डायमीटर में फर्क ये है कि डायमीटर आपके सेंटर से पास होता हुआ गुजरता है, तो डायमीटर आपके सेंटर से पास होती हुई लाइन जो है उसको कहा जाता है कॉर्ड। ऐसी लाइन को जो दो सर्कल के दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही हो। कॉर्ड और सेकंड में बस इतना सा फर्क है कि अगर मैं कॉर्ड को एक्सटेंड कर दूं तो अब ये कॉर्ड लाइन के बजाय सेकंड लाइन कहलाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास कॉन्सेप्ट था सर्कल का, उसके अंदर जो लाइन पास हो रही है उसका। तो बहरहाल आपको यहाँ पर कॉर्ड कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपको दो पॉइंट्स गिवन है, ये यहाँ पर ए और बी, लेट्स सपोज ए ये है, बी ये है। मजीद आगे कहा है लाइंग ऑन द सर्कल गिवन, सर्कल की इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पर इसको करने के दो मेथड हैं। एक मेथड आप इक्वेशन ऑफ सर्कल इस्तेमाल करके निकालें, दूसरा मेथड जो यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है वो वाला मेथड है। आपकी किताब में जो फॉलो किया मेथड वो भी कर सकते हैं। उसके लिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपको पूरी ड्राइव करवाई हुई है, उस तरीके से निकालना चाह रहे हैं वैसे कर लें। अदरवाइज ये आपके पास इस तरीके से भी हो सकता है जैसे भी डिस्कस कर रहे हैं। सोल्यूशन की एडिंग डालेंगे, लेट करेंगे ए और बी। ए आपके पास 12,0, बी आपके पास 0,12 की दो पॉइंट्स गिवन है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर जाहिर है इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, तो हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म क्यों हवाला देंगे? दोबारा से डायग्राम अगर ड्रॉ करूं, ये सर्कल है, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, ये लाइन इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दो पॉइंट है। टू पॉइंट फॉर्म के थ्रू आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। चैप्टर 2 में भी ये काम किया है, चैप्टर 3 में भी ये काम किया है। तो चैप्टर 2 में ये कॉन्सेप्ट सीखा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास टू पॉइंट फॉर्म के मुताबिक x1, y1, x2, y2 गिवन है, वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें, ये 12 इस 12 से कैंसिल आउट होगा, -1 रह जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी थी, सवाल में आपसे कहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इस तरीके से आपने निकाल ली, विच इज x + y - 12 = 0। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड काम स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है, और उसके बाद आपसे कहा है थ्रू द ओरिजिन। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये ओरिजिन के थ्रू पास होते हुए गुजर रही है। मजीद आगे कहा है फाइंड ऑल्सो देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ये सर्कल है, ड्रॉ कर रहा हूँ,
ये सर्कल है और एक लाइन टेंजेंट है इस सर्कल के, और वो जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होते हुए गुजर रही है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बताएं कि क्या होगा, ये भी आपको निकालना है। और आपसे कहा है कि ये जो इक्वेशन आएगी टेंजेंट की वो क्या होगी। तो अब यहाँ पर आपके पास ये कंडीशन गिवन है, उसके मुताबिक आपने काम करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। यहाँ पर जिस तरीके से पीछे आपने काम किया टेंजेंट निकालने का, वैसे तो आपके पास वही काम है, तो एक दफा इसको गो थ्रू कर लें। हालांकि वही सारी चीजें जो पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको करवाई हैं। सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन करना है ब्लैक से। उसके बाद आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। आप यहाँ पर कंडीशन बताएंगे कि आपके पास जो लाइन है वो पास हो रही है आपके पास सर्कल से, और आपके ये ओरिजिन से पास होते हुए गुजर रही है सर्कल को टच करते हुए। तो आपके पास जो ओरिजिन से लाइन पास होती है उसका वाई इंटरसेप्ट हमेशा जीरो होता है। वाई इंटरसेप्ट क्या है? ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। अब अगर एक लाइन पास ही ओरिजिन से हो रही है तो उसका वाई इंटरसेप्ट जीरो होगा। तो ऐसी लाइन का वाई इंटरसेप्ट जीरो होने की वजह से जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या प्लस डी, जो भी आप कहें, उसमें वाई इंटरसेप्ट जीरो है। तो आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल 1 कह दें और जो स्ट्रेट लाइन गिवन है उसको इक्वेशन 2 कह दें। अब जब सर्कल और स्ट्रेट लाइन दोनों आपस में टच कर रही होंगी तो इसका मतलब दोनों का एक कॉमन पॉइंट आएगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन होगा, जिस वजह से इन दोनों एक्स और वाई की वैल्यू है वो भी सेम ही होगी। तो आप क्या करें, आप इक्वेशन 2 को पुट कर दें इक्वेशन 1 में, जहां जहां वाई है वहां पर आप एम एक्स पुट कर दें वाई की जगह। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई की जगह एम एक्स माइनस 6x माइनस 2y वाई की जगह दोबारा एम एक्स पुट किया प्लस 9 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, आपके पास कॉमन लेने के बाद एक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 3 कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इक्वेशन 3 में आप लेट कर लें ए बी और सी, ये वैल्यूज हैं। ए बी और सी लेट करने के बाद अब आप कहेंगे कि क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है इट इज टचिंग द सर्कल, ये टच करते हुए गुजर रही है, टच करते हुए गुजर रही है, या टेंजेंट है सर्कल के, दोनों का एक ही मतलब है। तो इसका मतलब जो रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 होंगे दैट विल बी इक्वल, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के रूट्स इक्वल होंगे। तो इक्वेशन 3 क्योंकि आई ही इक्वेशन 1 और 2 के मुताबिक है, तो इस वजह से इक्वेशन 3 के रूट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेशन के जब रूट्स इक्वल होते हैं, यानी कि जो उसका डी है, नेचर ऑफ रूट्स का, या आप डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या, डिटरमिनेंट तो खैर नहीं होता, या आपके पास डी को नेचर ऑफ रूट्स रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पता चलता है अगर इक्वल है तो इक्वल टू 0 कंडीशन आती है। ये जो आपने पढ़ा था डी, वो वैल्यू है जो कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट के अंदर होती है। तो बहरहाल रूट के अंदर जो वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 4ac उधर शिफ्ट करें, आपके पास बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4ac, बी की जगह वैल्यू पुट करते हैं माइनस 2 इंटू 3 प्लस एम का होल स्क्वायर, और आपके पास बाकी 4ac अपनी जगह एज इट इज। माइनस 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, इस ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर है, तो आपके पास स्क्वायर पहले माइनस 2 प्लस 4 में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर आपके पास 3 प्लस एम का होल स्क्वायर इसके ऊपर भी होगा। इस 9 को मैंने ब्रैकेट के अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर दिया, 9 प्लस 9 एम स्क्वायर, ये 4 उधर जाके इस 4 से डिवाइड होगा, तो तब ये कैंसिल वैसे ही होने, तो इस स्टेप में मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर आप a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास ये ब्रैकेट ओपन होगी, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, तो आपके पास 9 प्लस 9 एम स्क्वायर। सारी वैल्यूज लेफ्ट साइड से शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, तो जो भी साइन है लेफ्ट साइड पे उधर आके चेंज हो जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद 8m स्क्वायर माइनस 6m इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर आपको 2m कॉमन नजर आ रहा है, 2m कॉमन ले, पीछे आ गया 4m माइनस 3 बचा। आइदर 2m इज इक्वल टू 0 और 4m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो उधर भेजें 0 के पास डिवाइड में, तो m इज इक्वल टू 2, 3 उधर जाएगा तो यहाँ माइनस उधर प्लस हो जाएगा, आपके पास m का आंसर 3/4, दो m की वैल्यू आ गई, दो स्लोप आ गए। यानी कि आपके पास दो कंडीशन हो सकती है कि आपके पास अगर कोई लाइन इस तरीके से निकल रही है तो सर्कल इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है कि आपके पास वो एक्स एक्सिस पे भी टच हो और इस लाइन y इक्वल टू mx पे भी टच हो। तो दोनों सूरतों में अब दो अलग अलग पॉइंट्स भी आएंगे, दो अलग अलग टेंजेंट की इक्वेशंस भी आएंगी, एक पॉइंट ये हो सकता है, एक पॉइंट ये हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आप पहले इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, फिर इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। यहाँ तो मैंने लाइन ड्रॉ की है, आप इसको अलग अलग करेंगे, लाइन ड्रॉ करके नहीं करेंगे, इसको अलग पहले करें क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, तो मैंने लाइन ड्रॉ करके उसी के आगे काम कर दिया। तो आपके पास पुट m इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, y इज इक्वल टू mx, m की जगह 0 तो y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आपके पास इसको पुट किया 3/4, तो आपके पास y इज इक्वल टू 3/4x। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन ए कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने में ये इक्वेशन काम आएगी कि इक्वेशन 5 जो यहाँ पर मैंने कही है
इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, आपके पास रीअरेंज करने में 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। रिक्वायर्ड इक्वेशंस ये दोनों आपने निकाल ली। आधा काम जो सवाल में कहा था वो आपने कर लिया। तो आपके पास जो आधा हिस्सा था कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालना था, वो ये दोनों निकाल लिए। अब बकिया आधा जो आपके पास है रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने, उसके लिए आप इस इक्वेशन से जाहिर है वापस y इज इक्वल टू करेंगे। तो पहले ही हमने जो किया हुआ था उसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब आप यहां तक आधा कर चुके हैं, अब ये जल्दी से नोट करें, फिर आगे आपको काम करवा रहा हूँ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने निकालना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 4, ये आपके पास इक्वेशन 4 ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन 4 और जो आपके पास सर्कल इक्वेशन 1 गिवन है, इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो आपके पास इक्वेशन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे। तो इसको जल्दी से नोट करें, फिर आगे काम करवा रहा हूँ। चले अब आ जाए इसके आगे। आपके पास यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए आपने इक्वेशन 4 को पुट किया था इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। इस इक्वेशन में आप y की जगह ज़ाहिर है y की वैल्यू 0 है तो उसकी जगह 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। जहां पे भी y था 0 पुट करने पर आपके एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट 0 0 ही होगा, प्लस माइनस 0 0 ही रहता है। तो आपके पास x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 3। आपके पास y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 3 है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया 3,0, यानी कि ये जो आपके पास पॉइंट होगा यहाँ पर ये 3,0 आ रहा होगा। अब दूसरा आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला निकालना है, तो उसी तरीके सिमिलरली जैसे आपने ऊपर काम किया। अब यहाँ इक्वेशन ए मैंने आपसे कहा था इसको इक्वेशन ए पहले बना लें, क्योंकि आपको इक्वेशन ए पुट करनी है अपनी इक्वेशन 1 में। तो y की जगह आप 3x/4 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपके पास अब ये सोल्यूशन पूरा किया हुआ है। सॉल्व करने पर आपने डिनोमिनेटर में 16 है, उसको खत्म करने के लिए बोथ साइड 16 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये इक्वेशन आएगी 25x² माइनस 120x प्लस 144। ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है। आपके पास ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर उधर भेजें, प्लस माइनस अंडर रूट 0। सॉल्व करने के बाद आपके पास 5x माइनस 12 इक्वल टू 0 आएगा। सॉल्व करें, आपके पास x की वैल्यू 12/5 आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप वापस पुट करेंगे इक्वेशन a के अंदर। इक्वेशन a आपके पास 3x/4 था, तो x की जगह 12/5 आपने रखा। 4 और 12 एक ही टेबल में आते हैं 3 टाइम्स, तो आपके पास 3 × 3 9/5 y का ही आंसर आ गया। तो x और y दोनों का आंसर आ गया, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको नया मिल गया x, y, जो कि आपके पास ये है। ये दो चीजें आपसे बोली थी। आपसे पहले कहा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालें, तो दो टेंजेंट्स आ रहे थे वो निकाल लिए। अब आपसे मजीद कहा था कि आप इसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताएं, तो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने इस तरीके से बता दिए। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 छोटा सा सवाल है और इसमें आपसे कहा है शो दैट द लाइन गिवन इज नॉर्मल टू द सर्कल। ये सर्कल की भी इक्वेशन गिवन है और कहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एल एंड एम। यानी कि आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन दे दी और कहा कि ये जो लाइन है ये नॉर्मल टू द सर्कल है। नॉर्मल टू द सर्कल ऐसी लाइन को कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक लाइन है जो कि टेंजेंट है, तो सेंटर से लेके कोई भी पॉइंट आप लेंगे सर्कल के ऊपर वो आपके पास रेडियस कहलाएगा। अब अगर ये टेंजेंट है तो आपके पास ये टेंजेंट के 90 डिग्री वाली लाइन को नॉर्मल टू द सर्कल कहा जाता है। और नॉर्मल टू द सर्कल हमेशा पास होके गुजरती है सेंटर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है विच इज नॉर्मल टू द सर्कल, ये लाइन सेंटर ऑफ द सर्कल से भी पास होते हुए गुजर रही है। तो इस कंडीशन में आपने प्रूव करना है क्या ये जो आपके गिवन इक्वेशंस हैं ये बात दुरुस्त है। आपको प्रूव करने होगा है कि ये बताएं सही है या नहीं, तो आपने ये प्रूव करके बताना है। तो प्रूफ कैसे होगा? अब आपके ऊपर है सोल्यूशन की हेडिंग डालें या प्रूफ की हेडिंग डालें। वैसे हम सोल्यूशन की बजाय प्रूफ की हेडिंग डालते हैं जब हमें प्रूफ करना है, तो PROOF प्रूफ की हेडिंग डालें। तो बहरहाल यहाँ पर पहले से डली हुई इसलिए मैंने नहीं चेंज किया। आपसे यहाँ पर जो इक्वेशन गई है स्ट्रेट लाइन की, आप बताएंगे सिंस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। और फिर कहेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल ये भी आपको गिवन है, किसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों एक नॉर्मल लाइन की है, यानी स्ट्रेट लाइन जो कि नॉर्मल है सर्कल के, और दूसरी सर्कल की है, विच मीन्स के दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। एक पॉइंट पे इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कॉमन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये आपकी नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है। तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी हो या टेंजेंट हो, आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सर्कल से होते हुए गुजरता है। अगर यहाँ पे टेंजेंट का जिक्र नहीं है, सिर्फ नॉर्मल लाइन है,
तो नॉर्मल लाइन के भी आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा। तो इस पॉइंट पे सर्कल और जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसके कोऑर्डिनेट सेम होंगे। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो इसमें से सेंटर के वैल्यूज निकालनी है। जो आपके पास सर्कल गिवन है इसमें आप कंपेयर करवाएंगे विद जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये ऑटोमेटिकली उसी फॉर्म में गिवन है, कंपेयर करवा दें। आपके पास यहाँ पर जो सर्कल है उसमें जी की जगह ए गिवन है, तो आप कहेंगे हेयर जी इज इक्वल टू ए है। एफ की जगह बी गिवन है तो एफ इज इक्वल टू बी, और सी की जगह सी ही है तो आपने सी इज इक्वल टू सी लिख दिया। अब माइनस जी माइनस ए के बराबर होगा, माइनस एफ माइनस बी के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये आपके पास माइनस ए कॉमा बी के बराबर आया है, माइनस बी। तो अब सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। आपने कहा कि सिंस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन 1 ये नॉर्मल है इक्वेशन 2 जो सर्कल की इक्वेशन है उसके, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो सेंटर होगा वो स्ट्रेट लाइन इस सेंटर से पास होते हुए गुजरेगी। तो यहां पर आप लेट कर रहे हैं सेंटर सी को एक्स कॉमा वाई। क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है इसमें एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट पे वही होंगे जो आपके सेंटर ऑफ सर्कल माइनस ए कॉमा माइनस बी के होंगे। तो इस पॉइंट पे क्योंकि एक्स कॉमा वाई माइनस ए माइनस बी के बराबर होगा, तो इक्वेशन 1 में जो एक्स और वाई है उसकी जगह आप माइनस ए और माइनस बी पुट कर दें। जब भी आपके पास दो लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं तो उस पॉइंट पे दोनों के कोऑर्डिनेट्स लाइन के सेम होते हैं। ये बचपन में आपने ग्राफ छोटी क्लास में सीखा था, उसके अंदर आपने देखा था कि ग्राफ जब भी ड्रॉ कर रहे थे तो ये वाला पॉइंट ये वाले कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं जो दोनों लाइन के सेम होते हैं। तो जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इंटरसेक्ट का मतलब किसी भी पॉइंट पे दोनों को एग्जिस्ट कर रही होंगी, तो उस पॉइंट पे आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू सेम होगी। तो अब स्ट्रेट लाइन और ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो दोनों इस पॉइंट पे कोएग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमने एक्स वाई की जगह माइनस ए माइनस बी पुट किया। सिंप्लीफाई करें, जीरो इज इक्वल टू जीरो आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब क्योंकि जब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसमें हम कहते हैं कि हमारी जो गिवन कंडीशन है ये दुरुस्त है, तो आप कहेंगे हेंस प्रूव द गिवन स्ट्रेट लाइन इज नॉर्मल टू द गिवन सर्कल। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 11 है। अब यहाँ पर आपके पास ये जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह क्वेश्चन नंबर 12 आप करेंगे उसी तरीके से आपने एक और अभी सवाल क्वेश्चन नंबर 10 किया है। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे करवाया था वैसे क्वेश्चन नंबर 12 भी होगा, 14 भी होगा और सम हाउ 16 भी होगा। तो ये आपके पास जिस तरह क्वेश्चन 10 हमने किया उसी तरीके से ये 3 सवाल हैं। आगे भी कुछ सवालात हैं जो कि इसी जैसे हैं, तो वो बाद में मैं जब आगे बढ़ाऊंगा तो उस पर डिस्कस कर लूंगा, वो आगे फिर होमवर्क देंगे। क्लियर है यहाँ तक? आज आप लोगों का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड काम स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन एक जैसे होमवर्क दिए थे, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो उसमें कुछ आपको होमवर्क दूंगा। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो कि सिर्फ थोड़ा सा कुछ पॉइंट समझने वाले, बाकी सारे आपने वैसे किए हुए। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वो वन बाय वन हम डिस्कस तो कर ही रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसास। प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को और ऑर्डिनेट कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। तो एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आपके प्रोडक्ट। अब अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल के दो एक्स के आंसर आते हैं, तो एक्स के दो आंसर जो आ रहे हैं मतलब दो अलग अलग कोऑर्डिनेट है, तो प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा of the points where the straight line y is equal to mx। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन y is equal to mx का मतलब ऐसी लाइन जो ओरिजिन से निकल रही है, meets the circle given, equation of circle given है, is equal to c upon 1 plus m square। तो अगर डायग्राम इसकी बनाएं, जो कि आपको सवाल में वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए, अगर आपके पास यहाँ पर ये अगर एक सर्कल इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूं, तो आपने पीछे इस तरह का एक सवाल किया हुआ है जिसमें आपके पास एक इस तरीके से कोई टेंजेंट की कंडीशन गिवन थी, जो कि ओरिजिन से टेंजेंट निकल के पास हो रहा था। एक पॉइंट ये मीट कर रहा था, दूसरा पॉइंट सर्कल का इस पे मीट हो रहा था। तो ये जो आपके पास एक्स के दो आंसर आए हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सवाल उतारेंगे, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे। अब सवाल आपको समझा दिया कि प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा निकालना है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो आएंगे उनका आपस में प्रोडक्ट निकालना है।
तो सबसे पहले आपको जो सवाल में गिवन कंडीशन है कि स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx गिवन है, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पुट कर दें इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 2 में, तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज कि आपके y की जगह mx पुट कर दिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2 कॉमन है और x कॉमन है, 2 कॉमन ले लें, g प्लस एफ एम टाइम्स x प्लस c अपनी जगह। तो लेट कर लें इसको इक्वेशन 3 और a b और c क्या वैल्यूज होगी। लेट करने के बाद अब आपको एब्सिसा चाहिए यानी कि x कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये जो इक्वेशन 3 है इसमें वेरिएबल x ही है, तो x की टर्म में ही इक्वेशन है और x की ही वैल्यू चाहिए, तो इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब दो तरीके हैं, अगर आप लोगों ने चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो यहाँ बेसिकली हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा। प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होता है c अपॉन a के। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, कुछ एग्जामिनर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट भी आप कर लें, तो कुछ एग्जामिनर्स इसमें आपको मार्क्स दे देते हैं, कुछ एग्जामिनर्स हैं जो मार्क्स काट लेते हैं। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, पूरा काम प्रॉपर तरीके से करना है। आप लेट करेंगे क्योंकि प्लस माइनस का मतलब दो आंसर्स हैं x के, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो लेट कर लिया प्लस वाली वैल्यू को x1, माइनस वाली वैल्यू को x2। तो और प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा निकालना है तो x1 इंटू x2 बराबर है x1 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय x2। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू जब आपने पुट कर दी तो डिनोमिनेटर में 2a मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो अपॉन 4a स्क्वायर। न्यूमरेटर में आपके पास माइनस बी प्लस अंडर रूट दिस और माइनस बी माइनस अंडर रूट दिस, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये a प्लस बी और ये a माइनस बी की फॉर्म है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। फॉर्मूला अप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये b स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है। 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल करें, एक a इन दो में से किसी एक को काटेगा, तो आपके पास c अपॉन a विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा। ये सेम काम चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था थ्योरी के अंदर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, आपके पास वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब क्योंकि फर्स्ट ईयर की चीज थी प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट, आपको यहाँ पर दोबारा से बताना है कि वो कैसे आप निकाल रहे हैं। एंड में आप वैल्यूज पुट कर दें, c की जगह c ही है, a की जगह a की वैल्यू, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आंसर आ रहा है। और क्योंकि ये आपके पास आंसर आ गया, आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव। तो एंड में आप यहाँ पर जुमला लिख दें हेंस प्रूव, क्योंकि सवाल में प्रूफ करने को कहा था। और इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 13 आपने सॉल्व कर लिया। चले आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास गिवन है, फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन गिवन मे टच द सर्कल। अब इस तरह के सवाल आप पीछे कर चुके हैं, इसमें सिर्फ आपको एक दो पॉइंट होंगे हर सवाल में जिसमें कुछ यूनिक होगा, आपको वहां पर कुछ नया काम करना होगा। अदरवाइज आपके पास तरीकेकार अब आगे जितने भी सवाल आते हैं तकरीबन सेम ही है। आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, आपसे कहा है कि ये स्ट्रेट लाइन टच करते हुए गुजर रही है सर्कल को, तो बताएं k की क्या वैल्यू होगी, यानी कि कंडीशन क्या होगी अंडर विच कंडीशन आपकी ये स्ट्रेट लाइन टच करते हुए जाए। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। तो आपको इक्वेशन गिवन है, आप हवाला देंगे उसी तरीके से। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको क्या गिवन है, इधर एक दो स्टेप मैंने मिस करके डायरेक्ट y की वैल्यू लिख दी, y की वैल्यू k माइनस 3x होल डिवाइड बाय 4, ये वैल्यू आएगी, इसको इक्वेशन 1 कह रहा हूँ। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको गिवन है, उसको इक्वेशन 2 कहते हैं। आपको जो पीछे पूरे स्टेटमेंट लिखते थे वो लवाजमात सारे यहाँ पर भी उसी तरीके से लिखने के। आपके पास इक्वेशन 1 यानी कि स्ट्रेट लाइन और टच कर रही है सर्कल को, इक्वेशन 2 को। तो स्ट्रेट लाइन अगर टच करते हुए गुजर रही है, टेंजेंट है, तो दोनों का कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होगा। इसका मतलब ये कि मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर सकता हूँ। तो पुट कर दें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में, आपके पास यहाँ पर y की जगह जो इक्वेशन 1 है पूरी वो लिख दी जाएगी। सिंप्लीफाई करें, इसके ऊपर भी स्क्वायर, नीचे 4 के ऊपर भी स्क्वायर, तो आपके पास एलसीएम लेने पर अब ये सारी कैलकुलेशन आपके पास लिखी हुई है, पूरा सॉल्व हुआ हुआ है, इसको आराम से आप देख सकते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन 3 ये आएगी। अब जाहिर है आपके पास 6k माइनस 6kx प्लस
और के स्क्वायर माइनस 128x। इनमें x कॉमन है और माइनस कॉमन है, ऑल द 2 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप वो बाद में करेंगे, 2 लेने का दिल चाहता तो ले लें। आपके पास यहाँ पर अब इस तरीके से ये इक्वेशन 3 आ गई, इधर a b और c लेट कर लें, अगर 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो बहरहाल आपने एबीसी लेट किया। अब आप कह रहे हैं क्योंकि इक्वेशन 1 टच करते हुए गुजर रही है सर्कल को, तो इसका मतलब आपके पास जो रूट होंगे इक्वेशन 3 के, इक्वेशन 3 है जो कि इक्वेशन को पुट करने पर इक्वेशन 2 पे आई है, तो इक्वेशन 3 के जो रूट्स होंगे ये आपके इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब क्या है, डी की वैल्यू 0 होगी, तो डी आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी की वैल्यू 0 होने की वजह से आपके पास, आप इसको सिंप्लीफाई करें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, बी आपके पास ये है गिवन है, इसको पुट कर दें, 4ac वैल्यू सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, आपके पास यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा, वो माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, यहाँ पर ये जो माइनस है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इस ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर है, तो माइनस के ऊपर स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट होगा। आपने बचपन में पढ़ा था नेगेटिव बेस हैविंग इवन पावर, तो आपके पास माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, होल स्क्वायर फॉर्मूला है, अप्लाई करें a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 के स्क्वायर बड़ा है, उधर मुझे 36 के स्क्वायर छोटी वैल्यू है, तो मैं पॉजिटिव रखने के लिए लेफ्ट साइड को पूरी शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड, तो इस तरीके से और करके मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस इक्वेशन में 64 कॉमन है, 64 कॉमन ले लें, आपके पास a स्क्वायर माइनस 24 के माइनस 256 इक्वल टू 0, 64 उधर जाके 0 से डिवाइड होगा, इधर आपके पास मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, 256 मल्टीप्लाई बाय 1 256 होता है, और ऐसा फैक्टर जो माइनस करने पे 24 दे दे, मिडल टर्म ब्रेक करना आपको आता है, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 8 ये भी 256 ही होता है। मिडल टर्म ब्रेक करें, दो फैक्टर्स आएंगे आपके पास, k माइनस 32 और दूसरा k प्लस 8, आइदर और k आपके पास 32 है या k आपका माइनस 8 है, दो कंडीशन है, तो ये दोनों कंडीशन आपने फाइंड कर ली कि इन दो कंडीशन पे आपकी ये वाली इक्वेशन टेंजेंट होगी टू द गिवन सर्कल, और इस तरीके से सिंपल आप अपने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ पर? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड आपको पता है, आप सर्कल के, एक होती है डायमीटर, एक होती है कॉर्ड। अगर आपके पास ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर कोई भी दो पॉइंट, ये किसी सवाल में हमने डिस्कस भी किया हुआ है, अगर ये सर्कल है, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये है, इसको मीट कर रही है, इसको कंप्लीट कर रही है, इसको टच करते हुए इसी के अंदर कंप्लीट हो जाती है, एक्सटेंड नहीं होती, सर्कल से बाहर नहीं निकलती, तो ऐसी लाइन को आप कहते हैं कॉर्ड। अब आपसे सवाल में क्या है, इसका मिड पॉइंट, मिडल पॉइंट को मतलब मिड पॉइंट बताएं, तो आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो बहरहाल आपसे कहा है मिड पॉइंट निकालें कॉर्ड का, कट ऑफ द लाइन, आपके पास फ्रॉम द लाइन, आपकी एक लाइन है, उसकी आपको उसी लाइन के कॉर्ड का हिस्सा आपको बता दिया बाय द सर्कल गिवन, यानी कि आपके पास अगर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी जाए और बोला जाए कि इस लाइन में जो कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट बताना है, तो बेसिकली कॉर्ड का हिस्सा कहां से कहां तक हो, ये यहां से यहां तक। अब फॉर एग्जांपल एक और लाइन ये है, तो कॉर्ड यहां से यहां तक की लाइन होगी, तो जो भी पॉइंट्स हैं, लेट सपोज ए और बी पॉइंट, इसका मिड पॉइंट सी आपको निकालना है सवाल में। अब कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पर सर्कल और लाइन की इक्वेशंस गिवन है, तो तरीकेकार वही है, सोल्यूशन की आपने हेडिंग डाल के सिंस बताना है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, तो x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू करना होता है, तो हम x इज इक्वल टू कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 कहते हैं। अब इसको पुट कर दें अपनी इक्वेशन 2, जो सर्कल की आप कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस, तो इस सर्कल की इक्वेशन में आप x की जगह ये इक्वेशन पुट कर देंगे। फिर आपने जब वैल्यू इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर और बाकी सिंप्लीफिकेशन है, आपके पास एक इक्वेशन आएगी 5y स्क्वायर माइनस 42y प्लस 64 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास 42, इसको आप ब्रेक करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक करके, तो 32 माइनस 10 इस तरीके से, तो मिडल टर्म ब्रेक करना आपको आता है। बहरहाल आपने मिडल टर्म ब्रेक किया, सिंप्लीफाई किया, आपके पास दो फैक्टर आ गए, 5y माइनस 32 और दूसरा y माइनस 2, आइदर 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, 5y माइनस 32 और दूसरा y माइनस 2 इक्वल टू 0 है।
तो एक y का आंसर 32/5, दूसरा y का आंसर 2। इन y की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन 1 में 1 बाय 1। मेरे पास जगह कम थी तो मैंने इस तरीके से बीच में लाइन ड्रॉ की है। अदरवाइज आपने ये अलग से पुट करके दिखाना है, फिर इसको अलग से पुट करके दिखाना है। तो ओवरऑल इक्वेशन 1 में जब 32/5 y की वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करके x की वैल्यू 29/5 आएगी। आप लेट कर लेंगे कि ये x1 y1 a पॉइंट है, तो आपके पास ये पॉइंट x1 y1 यानी कि पॉइंट a आपने यहां से डिटरमाइन कर लिया। सिमिलरली y इज इक्वल टू 2 पुट करें इक्वेशन 1 में, आपके पास x की वैल्यू -3 आएगी। लेट कर लें, b पॉइंट है, पॉइंट b आपके पास -3, 2 ये x2, y2 आप लेट कर लेंगे। तो आपके जो सर्कल में a और b पॉइंट है ये आपने निकाल लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट वो रिक्वायर्ड पॉइंट है जो सवाल में का है, मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो आप बताएंगे, लेट करेंगे सी एक्स कॉमा वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, जो कॉर्ड ए बी होगी। जाहिर है आपका अगर पॉइंट ए और बी है तो कॉर्ड ए बी कॉर्ड कहलाएगी। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला अब आपको याद होना चाहिए, चैप्टर 2 में भी सीखा था। x1 की जगह और x2, y1 और y2 की जगह, इन सब की जगह अपनी वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आएगा सी 7/5, 21/5। जाहिर है ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, बचपन से करते आ रहे हैं 9 क्लास से ऑनवर्ड से, तो यहाँ पर आपको ये सारा काम करना आता है, सिंप्लीफिकेशन है। तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट था, ये आपका फाइनल आंसर है जो सवाल में आपसे कहा था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पिछली जो 7.1 आपने एक्सरसाइज पढ़ी उस जैसे ही सवाल है, मैं सवाल पढ़ देता हूँ, बाकी आपका होमवर्क है। आपसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल गिवन। आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है जो कि कॉन्सेंट्रिक है दूसरे सर्कल के। कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर, और उस सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है आपको। और क्या है, पासिस थ्रू द पॉइंट गिवन। जो रिक्वायर्ड सर्कल है जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो सर्कल पास हो रहा है एक पॉइंट 5,4 से। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन आप अपने पीछे 7.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो ये आपका होमवर्क है। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 भी आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है। एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 1, y की वैल्यू 1 है। आपसे कहा है कि इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करें। तो ये सिंपल सा काम आप पीछे एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ चुके हैं, तो ये दो सवाल आपने घर पे बैठ के ट्राई करने। क्लियर है यहाँ तक? चले आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। आज क्वेश्चन नंबर 20 आपका डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है प्रूव दैट द टू सर्कल्स गिवन। ये दो सर्कल की इक्वेशन सवाल में गिवन है। टच ईच अदर इफ, ये जो कंडीशन है ये मीट हो रही हो, यानी 1/f² प्लस 1/g² इज इक्वल टू 1/c। अगर ये कंडीशन मीट हो रही होगी तो दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच करते हुए गुजरेंगे। तो आपके पास जब भी दो सर्कल्स, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं फॉर एग्जांपल, ये दो सर्कल्स इस तरीके से आपस में एक दूसरे को टच करते हुए गुजरेंगे, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वो सेम होगा, प्लस इनके पास जो टेंजेंट होगा दोनों का वो भी कॉमन होगा। बचपन में जब आप लोगों को मैजिशियन, जादूगर वो ट्रिक्स दिखाते थे कि दो उन्होंने रिंग्स बड़े से सर्कल लिए हुए होते थे, उन्हें आपस में जोड़ते थे और फिर वो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल चले जाता था। तो ये भी उसी तरीके से आपके पास में दो सर्कल हैं बड़े से, उनको आपने आपस में इस तरीके से टच किया कि वो आपस में सिर्फ एक जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सिमिलर हो, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, उस सिमिलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो टेंजेंट होगा वो भी सेम होगा, कॉमन होगा। तो इन दोनों सर्कल के पास अगर कॉमन टेंजेंट होगा, जाहिर टच कर रहे हैं तो इसका मतलब कॉमन टेंजेंट भी होगा। तो जब भी हमारे पास दो सर्कल इस तरीके से आपस में टच कर रहे होंगे तो उनका नंबर 1 कॉमन टेंजेंट होगा, नंबर 2 उनका जो पॉइंट है वो दोनों का कॉमन होगा, सेम होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का सेम होगा। तो अब अगर मेरे पास दो सर्कल हैं, उसकी इक्वेशन सवाल में गिवन है और आपसे कहा जाए कि आप बताएं कि ये दोनों अगर टच कर रहे हैं तो इस कंडीशन को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके लिए पूरा सोल्यूशन आपने करना है। तरीके का क्या होगा, सवाल उतारेंगे, क्योंकि प्रूफ करना है तो प्रूफ की हेडिंग डालेंगे,
प्रूफ की हेडिंग डालेंगे तो उसमें आपने कहना है कि सिंस गिवन दैट टू इक्वेशन ऑफ सर्कल आर, आपने इन दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना दिया। अब यहाँ पर दो इक्वेशंस आ गई, आपको यहाँ पर कहा हुआ है कि दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसको हम खुद कंक्लूड कर रहे हैं कि इनका टेंजेंट कॉमन होगा, क्योंकि ये हमारे कॉन्सेप्चुअल बात है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है जाहिर है आपको पता है कॉमन टेंजेंट होगा इन दोनों का, तो इसका मतलब ये दोनों का सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो सकता है और होगा, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे ताकि एक्स और वाई क्योंकि सेम होंगे तो कैंसिल हो जाए। आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो जाहिर है ये आपस में इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर सी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे आपके पास 2gx माइनस 2fy बचा इज इक्वल टू 0 अपनी जगह। यहाँ पर आप 2fy माइनस का उधर जाकर प्लस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर 2f उधर भेजेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल, gx अपॉन f, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, इसको आपने इक्वेशन 3 कह दिया। अब इसके बाद आप अपनी इक्वेशन 3 को पुट कर दें किसी भी एक में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें आपका दिल चाहे। मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया क्योंकि y एक ही दफा पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे दो जगह पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी y की, तो y के दो डिफरेंट जगहों पर वैल्यू पुट करना ज्यादा मुश्किल है सॉल्व करना एज कम्पेयर टू एक जगह, तो मैंने इसलिए इक्वेशन 1 में पुट किया। आप भी दिल चाहे तो इक्वेशन 1 में करें, अदरवाइज दोनों में कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में आपने y की जगह gx अपॉन f पुट किया, होल स्क्वायर करें, सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर आपके पास डिवाइड में f स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को f स्क्वायर से, तो f स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपनी जगह, ये 2g एफ स्क्वायर एक्स और ये सी एफ स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, बाकी टर्म एज इट इज, इसको इक्वेशन 4 कहते हैं, और लेट कर लें ए बी और सी। आप जिस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ए बी और सी लेट करते थे वैसे ही यहाँ पर भी लेट करेंगे। अब आप वही स्टेटमेंट देंगे, सिंस बोथ सर्कल्स टच ईच अदर देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3, यहाँ पर इक्वेशन 3 नहीं है इक्वेशन 4 आएगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन 4 आर इक्वल, क्योंकि आप अब तक इक्वेशन 3 आदत है इसलिए लिख दिया। आपने यहाँ वाली इक्वेशन को जाहिर अपनी इक्वेशन 3 को पुट किया इक्वेशन 1 में, ये आपके पास जो इक्वेशन आई है दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर कॉमन टेंजेंट बेसिकली। तो बहरहाल आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों सर्कल का सेम है, और यहाँ पर आपके पास ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने से जो इक्वेशन आई है ये आपको y इज इक्वल टू बता रहा है, ये y के वैल्यू होगी, वो जो दो सर्कल आपके मीट हो रहे थे इस तरीके से टच हो रहे थे, तो ये जो पॉइंट आ रहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपके पास ये y के और x के कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट है। तो बहरहाल आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की, a b और c लेट कर लिया, d इज इक्वल टू 0, आपने कहा जाहिर है रूट्स इक्वल हैं तो d इज इक्वल टू 0 होगा। आपके पास यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, d की जगह वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई करें, b 4ac वैल्यू पुट कर दें, ये 4 इस 4 से कैंसिल होगा, इसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर हुआ तो जी स्क्वायर एफ की पावर 4, सिमिलरली ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, आपके पास एक एक्सप्रेशन ये आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स बाय जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी। क्यों? क्योंकि जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी आपके पास है, आपके पास यहाँ पर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी, इसको कैंसिल करना है तो जी स्क्वायर एफ की पावर 4c, स्क्वायर नहीं एफ की पावर 4c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ की पावर 4 क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफ की पावर 4 है, इधर भी एफ की पावर 4 है, तो जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये जी स्क्वायर इस जी स्क्वायर से कैंसिल होगा, एफ की पावर 4 इस एफ की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली एफ की पावर 4 इस एफ की पावर 4 से, ये सी इस सी से कैंसिल होगा, सिमिलरली सी और सी कैंसिल, जी स्क्वायर कैंसिल, एफ स्क्वायर यहाँ 4 की जगह 2 से कैंसिल होगा, 2 रह जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर 1/c रह गया, यहाँ पर 1/g स्क्वायर रह गया, और यहाँ पर 1/f स्क्वायर रह गया। तो जब आपने इस तरीके से सिंप्लीफाई किया, क्योंकि सवाल में इसको रीअरेंज डिफरेंट तरीके से किया तो आप भी उसी तरीके से रीअरेंज कर दें, तो 1/f स्क्वायर प्लस 1/g स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और आप इसमें एंड में लिख देंगे हेंस प्रूव, क्योंकि सवाल में आपसे प्रूफ करने को कहा था और इस तरीके से सिंपल सा आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक? चला आ जाए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कहा है क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ r सच दैट द लाइन गिवन, ये जो आपके x इक्वल टू y प्लस 4 है, शुड बी अ टेंजेंट टू द सर्कल गिवन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है स्ट्रेट लाइन की और सर्कल की इक्वेशन गिवन है, आपसे कहा है r की वैल्यू फाइंड करें, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल में r है कि आपके पास जो गिवन लाइन है दैट विल बिकम अ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल।
तो यहाँ पर आपके इस तरह के सवालात पीछे बहुत सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं बस आपको कंडीशन गिवन है और उसके मुताबिक आपको कहा है कि आंसर बताएं। तो सोल्यूशन क्योंकि उस तरह का आप पहले कर चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर मैं थोड़ा स्पीड में लेके चलूंगा। सवाल आपके पास गिवन है, आपने उस सवाल उतारने सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, फिर आप कहेंगे द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। x इज इक्वल टू 2y प्लस 4, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। एंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ पर r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप कहेंगे सिंस गिवन दैट इक्वेशन 1 जो आपकी स्ट्रेट लाइन के इट इज टेंजेंट टू द सर्कल, आपसे कहा हुआ कि ये टेंजेंट होगी, देयरफॉर बोथ लाइन और सर्कल इन दोनों का कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होगा। जाहिर है आप अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन इससे पास हो रही है, तो ये पॉइंट सर्कल का और लाइन का दोनों का कॉमन होगा। तो आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में पुट करते हैं, पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो x की जगह 2y प्लस 4, अब इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन 3 जिसमें सिर्फ y मौजूद है। अब इस इक्वेशन 3 के अंदर क्योंकि सिर्फ इसमें आपके पास y है तो रूट्स ऑफ इक्वेशन निकाल लें। आप कहेंगे सिंस इक्वेशन 1, अच्छा पहले तो यहाँ पर लेट कर लेंगे a b और c की वैल्यू। आपके पास a 5 है, b 16 और c आपका 16 माइनस आर स्क्वायर। तो एबीसी की वैल्यू आपने अलग कर लिया। आप कहेंगे सिंस इक्वेशन आपकी जो ये 3 है इसके रूट्स इक्वल होंगे क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है इट टचेस द सर्कल, तो स्ट्रेट लाइन टच करते हुए जा रही है सर्कल को, देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 आर इक्वल, और इक्वल रूट्स में d इज इक्वल टू 0 कंडीशन होती है। तो आप b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करें, ये आपका 16 का स्क्वायर माइनस 4 5 आर 20, तो माइनस 20 इंटू 16 माइनस 320, और माइनस माइनस प्लस 20 इंटू आर स्क्वायर 20 आर स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई करें, रीअरेंज करें, आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू 64/20, 64/20 सारे 4 के टेबल से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16/5 आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। लेकिन सवाल में कहा था आर की वैल्यू बताएं, तो आर आपके पास इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट आएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 16/5 यानी कि आपके प्लस माइनस 4/√5, ये आर के दो आंसर आ गए। तो ये दो आंसर सिंपल से आर के आपने निकालने थे सवाल में, और यही आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन था। अब जिस तरीके से आपने ये क्वेश्चन नंबर 21 किया उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसमें आपसे कहा है फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन गिवन शुड बी अ टेंजेंट टू द सर्कल। इस तरह का सवाल आप पीछे कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, आपसे ये कंडीशन बताएं जब ये टेंजेंट होगी। तो जिस तरह यहाँ पर आपने इक्वेशन यहाँ पर आपके पास गिवन थी, वहां पर भी इक्वेशन गिवन है, ये आपके पास x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 गिवन है। आप इसको y की टर्म में रीअरेंज करेंगे तो y विल बी इक्वल टू q अपॉन पी इंटू पी माइनस एक्स, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। इसको पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल में, इक्वेशन 2 में आगे तरीके का सारा सेम है, पुट कर देंगे आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में, सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन 3 आएगी, एबीसी लेट करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्योंकि रूट्स इक्वल होंगे d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 करके सिंप्लीफाई करें, आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी। तो ये सवाल आपको मैं घर के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क है। इसके आगे फिर क्वेश्चन जो 23 है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कहा है शो दैट द लाइंस x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 7, ये दो लाइंस गिवन है, बोथ टचेस द सर्कल, ये जो सर्कल गिवन है उसकी इक्वेशन आपको यहाँ सवाल में बताई हुई है। आपसे कहा ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, ये सर्कल इन दोनों लाइन पे टच कर रहा है। अब यहाँ पर दो केसेस हैं, एक जब x इज इक्वल टू 5 और दूसरा जब y इज इक्वल टू 7। अब मेरे पास यहाँ पर दो इक्वेशन है, दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो मतलब ये टेंजेंट टू द सर्कल होंगी। आपसे कहा है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस, ये दोनों लाइंस टच करते हुए जा रही है, यानी कि दोनों टेंजेंट है सर्कल के। तो x इज इक्वल टू 5 एक ये लाइन होगी, y इज इक्वल टू 7 दूसरी ये लाइन होगी। अब वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे। हमें सिर्फ ये बताना है सवाल में कि ये आपके पास दोनों लाइन टच करते हुए गुजर रही हैं। क्या आपकी इक्वेशन होगी, क्या उसमें y की वैल्यू होगी, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये सब कुछ मालूम नहीं करना। सिर्फ मालूम करना है कि ये वाली लाइन टच हो रही है गिवन सर्कल की इक्वेशन से या नहीं, यानी कि गिवन सर्कल से आपकी ये लाइन टेंजेंट है या नहीं है। तो इसको प्रूव करने का तरीका सिंपल सा है, आप बोलेंगे कि आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये गिवन है,
तो एक को इक्वेशन 1 कहते हैं, दूसरे को इक्वेशन 2। दिल चाहता है मैंने यहाँ पर इक्वेशन ए कह दिया, आप भी इसको इक्वेशन ए कहते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन ए, ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई। अब इक्वेशन 1 इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन ए को लेके सॉल्व करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दी है, अदरवाइज आपको समझाने के लिए बनाया, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। आप इसको ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है। आपसे क्या है, दूसरा इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है, इसको इक्वेशन 2 आपने कह दिया। अब क्योंकि x इज इक्वल टू 5 वाली लाइन, ये इक्वेशन इस सर्कल के टेंजेंट है, टच करते हुए गुजर रही है। टेंजेंट है, अभी ये नहीं पता टच कर रही है नहीं, टेंजेंट है ये बताया हुआ है। तो हम कह सकते हैं दोनों का एक कॉमन पॉइंट आ रहा होगा। तो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। आपके पास यहाँ पर वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, x की जगह 5 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करें, आपके पास एक इक्वेशन आएगी वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 3 कहते हैं। अब इस इक्वेशन 3 में ए बी सी लेट कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है ये। तो आप कह रहे हैं कि इफ स्ट्रेट लाइन टच कर रही है सर्कल को, अगर ये वर्ड आप यूज करें अगर, इफ, तो अगर आपकी स्ट्रेट लाइन टच कर रही है तो देन रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। आपके रूट्स इक्वेशन के 0 के बराबर होने चाहिए, यानी डी इज इक्वल टू 0 आंसर आना चाहिए। ये अगर 0 के बराबर आएगा तो इसका मतलब आपकी जो गिवन स्ट्रेट लाइन है दैट डज टच द सर्कल, ये वाकई आपके सर्कल को टच करते हुए गुजर रही है। तो यहाँ पर आपके पास डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। बी, ए और सी की वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास बी की जगह -8, ए की जगह 1, सी की जगह 16, सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर 0 आ गया। अब क्योंकि ये कंडीशन तभी वैलिड होती है जब बोथ रूट्स आर इक्वल। आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पिछले सवालात में भी किया है। जब हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तब हमारा डी इज इक्वल टू 0 आ रहा होता है। तो क्योंकि डी इज इक्वल टू 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बोथ स्ट्रेट लाइन एंड द सर्कल टचेस ईच अदर, देयरफॉर आप यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव। तो फर्स्ट केस जब x इज इक्वल टू 5, ये लाइन है ये वाली, आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई कि ये इक्वेशन टच करते हुए जा रही है सर्कल को। तो इक्वेशन 1 तो आपने प्रूव कर लिया दैट दिस स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट। अब दूसरे पे आ जाए, इक्वेशन ए पे, सेम इसी तरीके से जैसे आपने इक्वेशन 1 के लिए काम किया। अब वही सारे स्टेटमेंट्स देंगे कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है इक्वेशन 1 इक्वेशन ए होगी है, तो आपकी जो इक्वेशन ए है इट इज टेंजेंट टू द सर्कल, जो कि इक्वेशन 2 है। तो क्योंकि ये दोनों अपने अंदर एक कॉमन पॉइंट रखेंगे, सिंप्लीफाई करें, आपके पास यहाँ पर y की जगह 7 पुट करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 4 आ गई। अब इक्वेशन 4 को आपने यहाँ पर जिस तरह पीछे इक्वेशन 3 थी वैसे यहाँ पर लेट कर लिया, ए बी और सी। फिर वही आप पूरी स्टेटमेंट देंगे, जो हमारी गिवन स्ट्रेट लाइन है टचेस द सर्कल, देन हमारी जो ये इक्वेशन होगी इक्वेशन 4, ये बराबर होगी 0 के। इसके जो रूट्स होंगे ये इक्वल आने चाहिए, यानी कि जो आपके पास डी की वैल्यू है वो 0 के बराबर आनी चाहिए। तो रूट्स मस्ट बी इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंप्लीफाई करें, इसका भी आंसर 0 आ रहा है। जब हमारे पास दोनों आंसर 0 के बराबर प्रूव हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारी जो दोनों इक्वेशंस गिवन है दैट बोथ इक्वेशन डज टच द सर्कल, यानी कि दोनों इक्वेशन टच करते हुए गुजर रही है, और जो एक लाइन आपकी टच करते हुए गुजर रही है उस लाइन को आप कहते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। यही सवाल में हमें कहा था प्रूव करने को, और अब हमने इस तरीके से इसको प्रूव कर लिया। अब जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 23 किया है, क्वेश्चन नंबर 24 भी थोड़ा सा सिमिलर ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 24 जैसे क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द लाइन y इज इक्वल टू mx, ये आपके पास लाइन गिवन है। आपसे कहा है कि m की क्या वैल्यू होगी अगर ये लाइन टच द गिवन सर्कल। आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है y इज इक्वल टू mx, और कहा है कि बताएं कि m की क्या वैल्यू होगी कि ये लाइन टच कर रही हो, यानी कि ये लाइन टेंजेंट हो टू द गिवन सर्कल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इसमें सर्कल को पहले बताया कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन 2 हो जाएगी, इक्वेशन 1 आपकी स्ट्रेट लाइन की हो गई। अब अगर दोनों टेंजेंट हैं, दोनों पास हो रहे हैं, तो आपके पास इक्वेशन 1 पुट कर दें इक्वेशन 2 में, जिस तरह यहाँ पर काम किया है, और फिर एक इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन 3, उसमें लेट कर लेंगे ए बी और सी। अब जो इक्वेशन आएगी वो इन टर्म्स ऑफ m होगी, तो आप उसमें d इज इक्वल टू 0 बताएंगे कि अगर टेंजेंट है तो d इज इक्वल टू 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, m के आंसर्स आ जाएंगे, एक या दो आंसर आ जाएंगे, m के दो आंसर आएंगे, तो वो दो आंसर आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो ये सिंपल सा आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इस तरह का सवाल आप पीछे कर चुके हैं।
अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 भी मैंने आपको होमवर्क दिया है। 25 भी आपके पास इसी तरीके से होगा जिस तरीके से ये वाला आपका 24 क्वेश्चन किया था हमने। 24, 23 ये सारे एक जैसे ही थे। तो 25 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 25, 26 से ऑनवर्ड हम काम डिस्कस कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनसाइड, ऑन और आउटसाइड द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन ऑफ सर्कल के थ्रू आप फाइंड करें कि ये जो पॉइंट्स गिवन है आपके पास चार पार्ट्स है, यानी कि चार पॉइंट्स गिवन है सवाल में, और कहा है कि बताएं कौन सा पॉइंट इनसाइड अंदर है, ऑन सर्कल के ऊपर है और आउटसाइड सर्कल के बाहर है ऑफ द गिवन सर्कल, एंड ऑल्सो डिटरमाइन द नेचर ऑफ द टेंजेंट्स। टेंजेंट की नेचर बतानी है कि वो आपके पास क्या होगी, नेचर ऑफ टेंजेंट। तो बहरहाल सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपके पास यहाँ पर सवाल गिवन है, आपने सवाल उतारा ब्लू मार्कर से, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, फिर अंडरलाइन किया ब्लैक से। आप कहेंगे लेट जो पॉइंट गिवन है, हर पार्ट में पॉइंट डिफरेंट है, आपने उस पॉइंट को लेट किया, लेट पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वल टू 3, -3 आपके पास पॉइंट गिवन है। फिर आप कहेंगे सिंस द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन एज, तो इक्वेशन 1 कहते हैं। अब इस पॉइंट को पुट कर दें। इस तरह का सवाल 7.1 में भी आपने किया हुआ है। वहां पर भी आप बता रहे थे कि सर्कल के बाहर है, ऊपर है या उसके नीचे है, अंदर है। तो बहरहाल उसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अगर लेफ्ट साइड मेरी लेस होगी राइट साइड से, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। अगर मेरे पास यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी वैल्यू है अगर लेस देन 0 आएगी, आप इसको उधर भेज दें, लेस देन 0 हो जाएगा। अगर वैल्यू लेस देन 0 है, दो कॉन्सेप्ट आपने समझने, एक कॉन्सेप्ट जो मैं अभी करवा रहा हूँ, दूसरा आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अगर लेस देन 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, जैसे यहाँ पर आपके पास कंडीशन आएगी, अगर आपकी कोई भी वैल्यू लेस देन 0 है तो पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, इक्वल टू 0 है तो पॉइंट इज आउटसाइड, इज ऑन द सर्कल, और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए तो पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। अब यहाँ पर आपके पास ये तीन कंडीशन होती है, लेकिन दूसरा तरीका ये भी है जिस तरह अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो आपने ये याद कर लेना है, पॉइंट इज इनसाइड, पॉइंट इज ऑन द, और पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, ये कंडीशन होती है। लेकिन अगर हम इस तरीके से भी करें कि लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, तो आपके पास पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। अब आती है नेचर की बात। अगर पॉइंट अंदर होगा सर्कल के, फॉर एग्जांपल ये सर्कल अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉइंट इधर है, तो कोई भी लाइन इससे पास होके गुजरेगी तो टेंजेंट तो नहीं बनाएगी। सारे टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल से टच होते हुए गुजरे, तो उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। तो यहाँ पर क्योंकि पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, देयरफॉर देयर इज नो रियल टेंजेंट, कोई टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता, रियल टेंजेंट नहीं है। दूसरा आ जाए, सेकंड पार्ट में आपको ये पॉइंट गिवन है 4,8। अब अगर 4,8 ये पॉइंट है, उसी तरीके से लेट किया पॉइंट पी, इक्वेशन 1 आपने सर्कल की बनाई, पुट कर दिया इस पॉइंट को इक्वेशन 1 में, तो आपके पास यहाँ पर सोल्यूशन करके लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर ग्रेटर देन राइट हैंड साइड आ रही है तो इसका मतलब पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। अब अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट है, तो पॉइंट अगर आउटसाइड है तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक ये टेंजेंट, दूसरा ये टेंजेंट। तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो जब भी मेरा पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा तो हमारे दो रियल टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे, तो आप कहेंगे एंड टू रियल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो दो टेंजेंट्स आप बना सकते हैं, पॉइंट कहीं भी हो, आप एक कोई भी सर्कल यहाँ पर एक और बना ले, पॉइंट इज आउटसाइड, तो एक टेंजेंट ये इस तरीके से गुजरेगा, एक टेंजेंट इस तरीके से गुजरेगा। नेक्स्ट आ जाए थर्ड पार्ट। थर्ड और फोर्थ एक जैसे ही है, यहाँ पर आपके पास पॉइंट गिवन है, तरीके का सारा सेम है, सॉल्व उसी तरीके से करेंगे। इस पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है दोनों के अंदर, ये फोर्थ पार्ट है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास 49 इज इक्वल टू 49, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। यानी कि आपके पास जब भी ये कंडीशन आएगी तो आप कहेंगे पॉइंट इज ऑन द सर्कल। अगर मेरा पॉइंट ऑन द सर्कल है, ये आपके सर्कल के ऊपर है, तो सिर्फ एक ही टेंजेंट इससे ड्रॉ हो सकती है, एक से ज्यादा टेंजेंट पास नहीं होंगे, ना ड्रॉ होंगे। तो आप कहेंगे एंड देयर इज वन रियल टेंजेंट ओनली, सिर्फ एक ही टेंजेंट आपका एग्जिस्ट करता है। तो ये सिंपल से आपके पास पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 26 के, और इस तरीके से इनका सोल्यूशन यहाँ पर सारा मैंने आपको करके दे दिया है। अब यहाँ पर ये आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपकी 7.2 कंप्लीट हो जाती है। इस चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज 7.3 और बाकी है, लेकिन क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अब तक उसमें से इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो आपकी 7.1 और 7.2 ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे सवाल बोर्ड के एग्जाम में आते हैं।
तो यहाँ पर आपके पास ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक?